तबाही के सन्नाटे में जब इंसानियत का नामो निशान मिट चुका था, जहां हर कोने में मौत की गंध थी, दो जिंदगियां, एक अमीर लड़की और एक दवा कुचला लड़का, इस नरक में एक साथ चलने को मजबूर हो गए थे। लेकिन क्या तबाही में भी रिश्ते जिंदा रहते हैं? यह हालात सब कुछ बदल देते हैं। ये है हान येना और जंग मिनजुन की कहानी, एक ऐसी लड़ाई जहां दुश्मन सिर्फ ज़ॉम्बी नहीं है। तैयार हो जाइए इस इमोशनल सर्वाइवल जर्नी के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं एक शहर को जो कि अब एक खंडहर बन चुका होता है। चारों तरफ एकदम शांति छाई हुई थी। हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान बिखरे पड़े होते हैं, यहां तक कि हवा में धूल और खून की तेज गंध भरी होती है। तभी हम लोग देखते हैं एक लड़की को जो धीरे धीरे चलती हुई जा रही होती है। उसके साथ एक लड़का भी बगल में चल रहा होता है। तभी वह लड़की बोलती है, मैं बहुत थक गई हूं। इस तबाही के सन्नाटे में उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही होती है और फिर बोलती है, हे जंग मिनजुन, हमें और कितना चलना है? और फिर बोलती है, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास और पानी है? प्लीज थोड़ा पानी दे दो ना। जंग मिनजुन को हम देखते हैं जो थका हुआ और शब्द बार बार दोहराए जाने से गुस्से में लग रहा होता है, और वो फिर बोलता है, कितनी बार तुम्हें बोलूं मैं कि हमें पानी बचाना है? फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने आह भरी और फिर निराश होते हुए गुस्से में बोलती है, उफ, अगर पानी इतना ही कीमती है तो ज्यादा लाना चाहिए था ना। उसने चारों तरफ तबाही की ओर इशारा करते हुए झल्ला कर यह सब बोल रही होती है और फिर बोलती है, आखिर तुमने ही तो कहा था ना कि ये इलाका सेफ है। उसकी आवाज और तेज हो जाती है और फिर से वापस बोलती है, अब तुम जाओ और कुछ ढूंढो। और फिर उसकी शिकायत को काटते हुए चंग बोलता है, तो तुम खुद जाकर ढूंढ लो ना, तुम्हारे पास भी तो अपने हाथ पैर है ना। और तभी हम देखते हैं लड़की को जिसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती है और फिर गुस्से से सिकुड़ भी जाती है। और तभी वो ही लड़की बोलती है, हे तुमने अभी क्या कहा? उसने चिल्लाकर बोला। उसकी आवाज भी काफी तेज हो गई थी और फिर कहती है, हाल के कुछ समय में तुम्हारी बातें बहुत अजीब हो गई है। क्या तुम पागल हो गए हो? जंग मिनजुन रुकता है और फिर उसकी तरफ मुड़ता है। हम देखते हैं उसके चेहरे को जो गुस्से में था और फिर बोलता है, हे हान ये ना। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी और कहता है, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं या फिर कुछ और? अब तक तुमने जो कुछ भी कहा है मैंने लगभग सब कुछ किया है और अब ये सब तुम बोल रही हो मुझे। और फिर वो एक कदम और पास आता है, जैसे कि हम देख सकते उसका गुस्सा फूट रहा होता है और फिर कहता है, किसी को नीचा दिखाने की भी हद होती है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हम अभी किस तरह की सिचुएशन में हैं? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खुद जाकर ले लो। तभी हान येना को देखते हैं जो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया होता है और फिर वो जंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, तू साला एक नंबर का कमीना है। और सुनते हुए कहती है, क्या तुम्हें मरने का शौक है? और तुम तो सुबह से ही हद पार कर रहे हो। अभी तो बहुत बोले जा रहे हो, स्कूल में तो कीड़े की तरह रेंगते थे और अब यहाँ बड़ा हीरो बन रहे हो। और फिर कड़वी हंसी के साथ बोलती है, वाह, तुम्हें ये सब तो मजाक लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बन गए हो। अब जितना मैं सोचती हूँ तुम्हारे बारे में, मुझे उतना ही तुम ज्यादा दयनीय लगते हो। वह कांपती हुई और गुस्से से बोले जा रही थी। उसके शब्द जहर की तरह लग रहे थे और फिर वापस से बोलती है, तुम तो पढ़ाई में भी बेकार, स्पोर्ट्स में भी बेकार, और तुम्हारा परिवार भी अमीर नहीं है। तुम एकदम बेकार हो और कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकते हो। पूरी तरह से कचरा हो तुम। जंग मिनजुन बस हान को देखता रहता है। उसके चेहरे पर एक सर्द शांति छाई हुई थी और फिर बोलता है, सीरियसली। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी, फिर भी उसने उसकी चिल्लाहट से गहरा घाव दिया और बोला, तुम्हें सिचुएशन वाकई में समझ नहीं आ रही है ना? और फिर वो एक कदम पीछे हटा। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी और फिर बोलता है, हे हान ये ना, तुम तो पहले होश में आओ। ऐसे वक्त में क्या तुम्हें वाकई लगता है कि कौन अमीर है या कौन गरीब? क्या तुम्हें ये अभी सच में लगता है कि ये मायने रखता है? और फिर जंग मुस्कुराया और उसके होठ क्रूरता से मुड़े और बोला, लूजर। और फिर बोलता है, नजर में मैं साला कमीना था, पर अब नहीं, अब हालात अलग है। यह बाहर सबसे बेकार तुम हो। जंग की आवाज अब तेज हो गई थी और ज्यादा कठोर भी, और कहता है, तुम्हें बस चिल्लाना आता है और तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुम्हें यह भी एहसास नहीं हो रहा कि इससे इन्फेक्टेड लोग हमारी तरफ आ सकते हैं। और फिर जंग ने एक आखिरी कदम पीछे हटाया। अब उनके बीच की दूरी एक खाई जैसी लग रही थी और फिर जंग बोलता है, क्या तुम अब समझी? अब तुम बस एक बोझ हो।
और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी कसम से जरूरत नहीं है, तो तू निकल यहाँ से। तो भाई अब तू मैं पर बात आ गई है। भाई का तो ईगो हर्ट हो गया है। और फिर हम हान येना को देखते हैं। वो तो एकदम सन्न रह जाती है, उसका मुंह पूरा खुला रह गया था, उसके चेहरे पर सदमा छा गया होता है। और फिर हान येना सोचते हुए बोलती है, अचानक इस कमीने को क्या हो गया। उसके दिमाग में तेजी से ख्याल दौड़े जा रहे होते हैं। और फिर मन में कहती है, ये तो हमेशा मेरे आगे दब्बू और भीरू बना रहता था, मैंने इसे पहले कभी ऐसा नहीं देखा। और फिर सदमा गुस्से की एक नई लहर में बदल जाता है। उसने अविश्वास से पफ्ट किया और जिसके बाद एक तेज लगभग हिस्टीरिकल हंसी उसके चेहरे पर आई और हंसते हुए बोलती है, क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है ना? मुझे भी तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत नहीं है, तू भी निकल यहां से। उसकी हंसी जारी रहती है, हा हा। और फिर हम देखते हैं जंग वहां से बिना कुछ बोले आगे जाने लगता है और हान पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है, वाह सीरियसली, क्या मजाक है? क्या तुम बस बिना पीछे मुड़े और बोले ही चले जाओगे? हान बस जंग को जाते हुए देखती है। उसकी आवाज तानों से भरी होती है और फिर कहती है, वाह कितना बड़ा लूजर है, पूरा लूजर है जाओ। तुम पागलों की तरह हंस रही होती है। और फिर हान भी मुड़ी और गुस्से से आगे बढ़ने लगती है। उसे एक गुस्सैल ऊर्जा धकेल रही थी। हान बोलती है, मुझे उस जंग के बच्चे के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, वो बड़बड़ाई जा रही थी, यही सब। और कहती है, साले लूजर को जाते हुए सिर पर मारना चाहिए था। उसका गुस्सा उबल रहा होता है। और फिर बोलती है, जंग खुद को समझता क्या है? और तभी एक काला ख्याल उसके दिमाग में आया, वैसे भी वो बहुत कमजोर है, ज्यादा देर तक बाहर टिक नहीं पाएगा, मर ही जाएगा, हरामी साला। वो गुस्से से जा ही रही होती है, तभी वो अचानक से रुक जाती है। हम देखते हैं रास्ता मलबे से पूरा बंद हो गया होता है, पूरा एक मलबे की दीवार जिसे उसने तब तक नहीं देखा था जब तक वो ठीक उसके पास नहीं आ गई थी। और फिर हान ब्लॉक रास्ते को देखते हुए बोलती है, अब ये क्या है? उसकी आवाज से गुस्सा चला गया होता है, अब उसकी जगह उलझन ने ले ली थी। और कहती है, ये रास्ता तो बंद है। और फिर उसने घबरा कर चारों तरफ देखा और तभी एक तरफ देखते हुए कहती है, वो चीज क्या है? एक ठंडी बेचैनी हान पर छा गई थी और देखते हुए बोलती है, क्या वो कोई इंसान है? ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा था। तभी एक नई तेज गंध और सड़ी हुई उस तक पहुंची और हान सोचते हुए कहती है, पर यह गंध है क्या चीज? और फिर हान की आंखें इलाके को स्कैन करने लगती है और फिर उसने कुछ बुरा देखा। हम भी देख सकते हैं पूरा भयानक नरसंहार का एक दृश्य। कई लाशें जमीन पर थी और खून बह रहा होता है। हान ये सब देखकर डरने लगती है। उसका पिछला गुस्सा पूरी तरह से भुला दिया गया था, उसकी जगह आतंक ने ले ली थी। और फिर कहती है, मुझे कुछ बुरा लग रहा है। और तभी हम देखते हैं कुछ धीमी लड़खड़ाती हुई आकृतियों को जो सायों से निकलती हुए हान येना की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनमें से कईयों की हरकतें अजीब और उनकी आंखें खाली और भूखी थी। ये ज़ोंबीज थे। ये सब हान येना को पकड़ने के लिए आ रहे। घबराहट ने हान को जकड़ लिया होता है। वो पीछे मुड़ी और भागने लगती है। उसकी पिछली थकावट एड्रेनालाइन की एक लहर में गायब हो गई होती है। अब वो सोचते हुए बोलती है, मुझे अब जंग मिनजुन को ढूंढना होगा। हान ने जंग को आगे चलते हुए देखा। खंडहरों से गुजरते हुए उसकी पीठ अभी भी सीधी थी। तभी हान ने हाफते हुए और बेताब आवाज में चिल्लाते हुए जंग के पीछे भागी और पास में जाके बोलती है कि मुझे भी साथ ले चलो। हान गिड़गिड़ा रही होती है और एक ही बात बार बोले जा रही होती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। जंग मिनजुन रुकता है और फिर हान की तरफ पीछे मुड़ा। जंग का चेहरा भावहीन था और फिर हान से बोलता है, तुम्हें ले जाओ। उसकी आवाज में एक ठंडी मस्ती होती है और फिर कहता है, हान तुम अभी भी मुझे ऑर्डर दे रही हो है ना? और वापस से कहता है, तुमने ही तो पहले कहा था ना कि निकल यहां से। तो अब क्या हुआ? हान येना का घमंड तो पूरे तरह से टूट गया होता है। अब उसकी जगह जिंदा रहने की इच्छा ने ले ली थी। और फिर वह बोलती है, मैं सब वापस लेती हूँ, जो कुछ मैंने अब तक तुम्हें कहा था। उसकी आवाज डर से कांप रही होती है और वापस से बोलती है, हमें वैसे भी गंगा नाम ही पहुंचना है, ये कोई प्लेस का नाम है। और फिर हान माफी भी मांगती है। यह शब्द एक संघर्ष था उसके लिए। उसकी जबान पर कुछ नया लग रहा होता है। जंग मिनजुन की आंखें हान के आंखों से मिलती है और फिर बोलता है, तुमने तो कहा था कि मैं स्कूल में कीड़े की तरह रेंगता था। और फिर जंग हान की तरफ एक कदम बढ़ा। अब समय पूरी तरह से बदल गया होता है। और फिर बोलता है, हान से अगर तुम्हें अब से जिंदा रहना है तो तुम्हें वो करना पड़ेगा।
जो मैं बोलूंगा तुम्हें, क्या तुम समझी? तभी मैं तुम्हें मेरे साथ आने दूंगा। हाँ, ये ना तो वहीं खड़ी रह गई और सोच में पड़ जाती है। उसे तो जंग के शब्दों का वजन कुचल रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। जंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, हान एक अमीर लड़की है जो एक सोशल क्वीन भी है, जिसके पास वो सब कुछ था जो हर कोई चाह रखता है। हान ने तो अपनी जिंदगी में कभी किसी लड़के से माफी भी नहीं मांगी होगी। हमारे स्कूल की सबसे अमीर लड़कियों में से एक। और मैं, जंग मिनजुन, सेमी बेसमेंट में रहता हूँ। स्कूल में लगातार धमकाया जाता था, पूरी तरह से बहिष्कृत, सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर रहता था। और फिर दुनिया पर एक अनजान वायरस का हमला हुआ, जो एक ज़ॉम्बीज़ जैसी महामारी है, जिसने सियोल, दक्षिण कोरिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और हान येना और मैं, दो लोग जिनके जीवन बिल्कुल अलग थे, अब इस खंडहर बंजर जमीन में एक साथ जिंदा है। तभी अचानक से एक घुरघुराहट की आवाज खंडहरों में गूंज उठती है। दोनों जम से जाते हैं, दोनों के सिर तेजी से ऊपर उठे। इस बार और भी ज्यादा घुआने की आवाज आ रही होती है। जब जंग और हान ने चारों तरफ देखा तो उन्हें कई सारे ज़ॉम्बीज़ देखे, जो कई दिशाओं से उनकी ओर लड़खड़ाते हुए आ रहे होते हैं। डर ने उन दोनों को जकड़ लिया होता है। तभी एक सेकंड में जंग मिनजुन ने हान येना का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी और बोलता है, ये सब कुछ बहुत बुरा है। उसकी आवाज जल्दबाजी से भरी होती है। फिर जंग ने हान को खींचते हुए पहले से भी ज्यादा तेज भागने लगता है और बोलता है, लेकिन हमें जिंदा रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, राइटर हमें थोड़ा पीछे ले जाता है। वो हमें बताने वाले हैं कि ये भयानक वक्त कैसे शुरू हुआ, ये ज़ॉम्बीज़ कैसे आए, और हाँ, उस सब के बारे में, कैसे ये अपोकलिप्स फैला। और हान एंड जंग के बारे में भी कुछ बातें बताई जाएंगी। तो अब सूरी करते हैं। तो सीन शिफ्ट होता है एक शहर के ऊपर, जो अभी तो शांत दिख रहा होता है, लेकिन आगे क्या होगा हम सबको पता ही है। फिर हम एक कमरे के अंदर का सीन देखते हैं, जहां मॉनिटर स्क्रीन पर कोई गेम चल रहा होता है और शायद दुनिया से बेखबर वहीं ठीक फर्श पर एक लड़का गहरी नींद में सो रहा होता है। और अब शायद आप सब सोच रहे होंगे, जैसे ही ये लड़का उठेगा, बाहर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया होगा बाहर। लेकिन नहीं, थोड़ा रुकिए, अभी हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है। वो कहानी जो ये सब होने से पहले की है। तो चलो ये सब छोड़ो और वापस उस लड़के पर ध्यान देते हैं। वो सो रहा होता है बिल्कुल बेफिक्र तरीके से। तभी उसके फोन का अलार्म बजने लगता है। ठीक सुबह के 7 बज रहे थे। धीरे धीरे वो लड़का अपनी आंखें खोलता है। तो रुको, आप लोग को मैं थोड़ा पहले ही बता देता हूं, ये वही लड़का है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा होता है। हमारा सीरीज का मेन कैरेक्टर, इसका नाम होता है जंग मिनजुन। तो चलो अब कहानी शुरू करते हैं। उस सुबह से जब सब कुछ नॉर्मल था, जंग बुदबुदाते हुए बोला, लगता है मैं फिर से गेम खेलते खेलते ही सो गया था। और फिर जंग फर्श से उठा। एक थकी हुई आह उसके मुंह से निकली। खड़ा होकर उसने बस कह दिया कि धीरे लेकिन पक्के इरादे से, कि मुझे स्कूल छोड़ना है। और फिर वो लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकला और अपने दरवाजे की तरफ बढ़ा। उस पर एक नोट चिपका होता है, उसकी माँ की हैंडराइटिंग में। उस पर लिखा हुआ था, माँ काम पर चली गई हैं, तो अच्छे से खा लेना और स्कूल चले जाना। ठीक है, अब सीन शिफ्ट होता है। तो अब जंग स्कूल के लिए तैयार हो गया होता है, अपनी यूनिफॉर्म पहनकर, और फिर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। जिसे देखकर जंग को एक कड़वा ख्याल, उसके मन में आया और बोलता है, जो बच्चे वहां रहते होंगे शायद मेरी जैसी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और फिर जंग ने आगे चलना शुरू किया और वही जानी पहचानी घबराहट उसके साथ जा रही होती है, जैसे जैसे वो स्कूल के गेट की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी सीन बदलता है जंग मिनजुन को, जो फर्श पर गिरा होता है, जहां कुछ दूसरे स्टूडेंट्स उसे मार रहे होते हैं और तंग कर रहे होते हैं। और फिर देखते हैं वहीं पर एक लड़का ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे जानबूझकर नहीं कर रहा। और फिर वही लड़का बोलता है, ओ सॉरी मिनजुन, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें धीरे मारने की कोशिश कर रहा था, पर लगता है तुम्हें ज्यादा तेज लग गई। उसके साथ वाला दूसरा लड़का हंसते हुए पूरा मजा ले रहा होता है। और फिर वो बोलता है जंग से, अरे अगर तुम अभी गलत गिरे होते तो तुम्हारा सिर फूट जाता या। और फिर तीसरे ने बोला, झूठी तारीफ करते हुए, लेकिन फिर भी जंग मिनजुन का वो आखिरी दाव कमाल का था। फिर मेन वाला लड़का आगे बढ़ा और वही जानी पहचानी मुस्कान उसके चेहरे पर थी और बोलता, लेकिन रुको,
तुमने अभी क्या कहा? फक, क्या मैंने गलत सुना? वह लड़का और मुस्कुराया और मारते हुए बोलता है, ओह ये कमीना मिनचुन। फिर राइटर हमें इस लड़के के बारे में बताता है। इसका नाम पार्क सेओम्बिन होता है। ये 18 साल का है और सेओम्बुन हाई स्कूल में पढ़ता है और दूसरी साल क्लास 3 में है अभी। और फिर हम देखते हैं सेओम्बिन को, जिसकी मुस्कान गायब हो गई होती है और उसकी आवाज ठंडी हो गई थी। और फिर जंग से बोलता है, क्या यह इसलिए कि मैं आजकल कुछ जरा ढील दे रहा हूं तुम्हें? तो तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत हो गए साले हरामी जंग। तभी एक आवाज ने हॉलवे के शोर को काटते हुए आती है। यहाँ हॉलवे में इतना शोर क्यों हो रहा है? तभी सीन शिफ्ट होता है। हम सब देखते हैं एक बहुत खूबसूरत लड़की को जो अपनी दोस्तों के साथ इन्हीं की तरफ आ रही होती है और वो परेशान भी लग रही थी। वो लड़की बोलती है, तुम सब क्या एक छोटे बच्चे हो? और पार्क सेओम्बिन से बोलती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लूजर्स को तंग करना बंद कर दो। हम शेओम्बिन को देखते हैं जिसका चेहरा बदल जाता है और फिर वही लड़की दोबारा बोलती है, धिक्कार है तुम पे। हम जंग को देखते हैं जो बुदबुदाया और बोलता है, मैं तो सोच रहा था कि कौन है, पर ये तो हान येना है। फिर राइटर इस लड़की का भी परिचय देता है। इस लड़की का नाम हान येना होता है। यह 18 साल की है और सेओम्बुन हाई स्कूल में ये भी पढ़ती है। अभी ये साल 2 क्लास 3 में है। फिर देखते हैं हान को जो वहीं खड़ी होकर नीचे देख रही होती है, खासकर सेओम्बिन को। और फिर हान बोलती है, तुम एक लूजर को परेशान कर रहे हो। तुम घटिया हो पार्क सेओम्बिन, और तुम सच में घिनौने हो। इसलिए मेरे सामने मुसीबत खड़ी करना बंद करो और स्कूल का माहौल खराब मत करो। फिर सेओम्बिन ठुकराते हुए बोलता है, इसे टालने की कोशिश करते हुए, अरे धिक्कार है। धमकाना? क्या धमकाना? मिनजुन हमारी क्लास का शुभंकर है, हम बस उसके साथ खेल रहे हैं। और क्या इसमें क्या दिक्कत है हान? ये ना ये सब नहीं मानती है और फिर बोलती है, अगर तुम्हें खेलना है तो हॉलवे में मत खेलो, बाहर जाओ खेलो या कुछ और करो। सेओम्बिन की मुस्कान वापस आ जाती है। उसे जंग बिंचु सबसे ज्यादा नफरत करता है वो तो तुम ही हो, हान येना। फिर हम देखते हैं हान येना को जिसकी आंखें सिकुड़ गई होती है और फिर बोलती है, अरे तुम्हारे तरह मैं उसे मारती नहीं हूं, ठीक है, मैं बस उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करती हूँ। सेओम्बिन बोलता है, ये तो एक ही बात है। और फिर हम जंग को देखते हैं जो बस वहीं फर्श पर लेटा रहता है और उन्हें देख रहा होता है। फिर अपने मन में बोलता है, मेरा दिमाग धुंधला था। हान येना भी पार्क सेओम्बिन की तरह ही है। वो भी हमारी क्लास की एक लड़की है जिसे मैं मिडिल स्कूल से जानता हूँ। और फिर हम देखते हैं सेओम्बिन को जो हान येना से बात करने लगता है और बोलता है, अब मुझे हान पूरी तरह से नजरअंदाज मत करो, और वैसे भी मैं आज एक बड़े लड़के से मिलने जा रहा हूँ जिसे मैं जानता हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ घूमने के लिए चलोगी? और फिर हम देखते हैं हान येना को जो पूरी तरह से घृणित लग रही होती है और फिर जवाब देते हुए बोलती है, क्या तुम पागल हो? पिछली बार जब मैंने तुम्हारी सुनी थी तब जो हुआ था, उसके बाद में मैं फिर कभी भी ऐसी किसी जगह में नहीं जाऊंगी जहां तुम होगे। और यहाँ जंग अभी भी सोच रहा होता है और कहता है, मैं एक बेसमेंट जैसी जगह में रहता हूँ और हान उस फैंसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती है जिसे मैं अपने घर से देख सकता हूँ। उसके माता पिता एक अस्पताल के डायरेक्टर और प्रोफेशनल हैं, बहुत अमीर हैं। कुल मिलाकर सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई है। वहीं पर जंग का सारा पुरानी जलन और कड़वाहट बढ़ रही होती है। और फिर बताता है, वही हान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव है। वो अल्टीमेट सोशल बटरफ्लाई है और पॉपुलर लोगों में पॉपुलर है। और इसके ऊपर हान पढ़ाई में भी अच्छी है और अकादमिक रूप से टॉप टियर में रैंक करती है। मैंने सुना है कि वो अगले साल यूएस में पढ़ाई करने की तैयारी कर रही। वो एक परफेक्ट लड़की लगती है जिसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर कोई एक कमी है तो वो ये है कि वो मेरे जैसे गरीब लोगों को और जिसे भी लूजर माना जाता है उन्हें नीचा दिखाती है। और फिर हम देखते हैं जैसे ही हान जाने के लिए मुड़ती है तो उसने जंग की तरफ देखा और बोलती है, क्या घूर रहे हो तुम मुझे? और जंग अभी तक अपने मन में सोच ही रहा होता है कुछ ना कुछ। तभी सीन आगे बढ़ता है स्कूल खत्म का टाइम खत्म होने के बाद। मैं देखते हैं हान येना और जंग दोनों अपने अपने घर जा रहे होते हैं एक ही रास्ते से। और तभी जंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये 8वीं क्लास की बात है जब हम पहली बार एक ही क्लास में आए थे। और फिर प्रेजेंट में जंग ने हान से हिम्मत करके पूछता है, माफ करना, मैंने आवाज लगाई पर मेरी आवाज कांप रही होती है। और बोलता है, क्या तुम भी घर इसी रास्ते से जा रही हो?
हान ये ना मुड़ी जंग की तरफ, उसकी वही ठंडी नजरें हान के चेहरे पर होती है। और फिर उसने मुझे एक सेकंड तक घूरा और जवाब देती है कि तुमसे बदबू आ रही है, और बोलती है क्या तुम मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो। जंग को ये शब्द मुक्के की तरह लगते हैं और वापस से हान बोलती है, अगर तुम इसी रास्ते से जा रहे हो तो कृपया करके मेरे से दूर हो जाओ या कोई दूसरा रास्ता ले लो। हान ने बोलना जारी रखा, उसकी आवाज में तिरस्कार टपक रहा होता है। और फिर वापस से बोलती है, मैं सच में तुम्हारे जैसे किसी से बात भी नहीं करना चाहती हूँ। ये वो वक्त था जब जंग को पहली बार एहसास हुआ कि हान ये ना मुझसे कितनी नफरत करती है और उसे मुझ में से बदबू भी आती है। और फिर जंग कहता है, सोच कर देखे तो हान ये ना से हमेशा अच्छी खुशबू आती है। क्या ये अमीर लोगों की खुशबू है? आम तौर पर जब कोई आपसे सच में नफरत करता है तो आपके भी उनके लिए भावनाएं फीकी पड़ जाती है, लेकिन मेरी फीकी नहीं पड़ी। और फिर क्लासरूम में वापस राइटर लेकर आता है, जहां वो दिखाता है कि हमेशा से जंग कैसा रहता है, जहां पर हम देखते हैं हान ये ना और जंग दोनों पास वाले सीट पर बैठे होते हैं। तभी हान नाटकीय रूप से आह भरती है, इतनी जोर से कि जंग सुन सके, और बोलती है, ये बहुत परेशान करने वाला है। हाई स्कूल में भी मुझे जंग के बगल में बैठना होगा। और फिर क्लास में सबसे पूछती है, क्या कोई है जो मेरी सीट बदल सकता है? भले ही हम एक ही स्कूल और एक ही क्लास में आते थे, पर मैंने सोचा वही जानी पहचानी तीस मेरे सीने में। और हान ये ना हमेशा मेरा मजाक उड़ाती थी और नीचा दिखाती थी। अजीब बात यह है कि मुझे खुद भी साफ साफ पता नहीं लगा पा रहा था कि मुझे उसके बारे में कैसा महसूस होता है। क्या मैं सच में अभी भी हान को पसंद करता हूं? क्या ये एक लूजर की सच्ची भावना है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भावनाएं विकसित करना जो हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है और मुझे नीचा दिखाती है? ये वाकई में डिफरेंट है ना। लेकिन अब मुझे पार्क सेओम बिन ने शारीरिक रूप से कुचल दिया है और हान येना ने भावनात्मक रूप से। तब से अब तक हर दिन इसी दुखद स्थिति के कारण मुझे अपनी जिंदगी से शर्म महसूस होने लगी है, अपमानित महसूस हुआ है। और फिर सीन स्कूल के ग्राउंड में शिफ्ट होता है और वहीं पर जंग अपने दो दोस्तों के साथ होता है और बताता है केवल यही है जो मुझे थोड़ा समझते हैं। मैं देख सकते हैं सुनो, जंग का दोस्त बहुत उत्साहित लग रहा होता है और फिर अपने दूसरे दोस्त से बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस वीक की एनीमे लाइनअप शानदार है? तुम शायद ओरिजिनल में से किसी एक को भी जानते होगे। उसका दोस्त बोलता है अपने कंधे उचकाते हुए, ना, मुझे इस साल एनीमे में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि आज रेड जेड ऑफलाइन इवेंट है और अगर स्कूल नहीं होता तो मैं आज सुबह इवेंट में जा सकता था, लेकिन सच में गेम ऑफलाइन इवेंट हफ्ते के दिन सुबह में कौन रखता है? फिर उसका दोस्त बोलता है, मुझे गेम इवेंट्स में दिलचस्पी नहीं है, इसका नाम बायोम जुन होता है। और फिर बोलता है, मैं ल्यूमिना कॉन्सर्ट में जाना पसंद करूंगा, तो क्या तुम मेरे साथ टिकट लेने की कोशिश करना चाहोगे? मुझे लगता है कि इस महीने एक कॉन्सर्ट है। फिर राइटर ने उनका भी परिचय दिया। ये सुनो, ये 18 साल का है और सेओम्बुन हाई स्कूल के दूसरी साल क्लास 6 में है। और फिर दूसरा बायोमजुन होता है, ये भी 18 साल का होता है और सेओम्बुन हाई स्कूल के दूसरी साल क्लास 5 में होता है। और फिर हम जंग को देखते हैं जो मैं देखते हुए सोच रहा होता है और अपने मन में ही बोलता है, सुनो, और बायोमजुन जो मुझसे अलग क्लास में है, ये दोनों मेरे इकलौते दोस्त हैं जो मेरे जैसे हैं, लेकिन वे अच्छी क्लास में आ गए इसलिए उन्हें कोई तंग नहीं करता है। ये सच में भाग्यशाली है, दोनों अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुए हैं। और तभी सुनहो को देखते हैं जो जंग की तरफ मुड़ा मुस्कुराते हुए और पूछता है, जंग मिनजुन, क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगे ल्यूमिना कॉन्सर्ट में? जंग ने तो जवाब ही नहीं दिया क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है और सोच रहा होता है शायद मैं ही एक हूं जिसे दुख भरी जिंदगी का श्राप मिला है। और तभी उसके दोनों दोस्त ने चिल्लाकर जंग को जताया और बोले, मिनजुन। जंग उछल पड़ा और चौंक गया होता है और फिर वापस से बायोमजुन ने अपने फोन में दिखाते हुए बोलता है, जिस पर एक लड़की की फोटो होती है जो कॉन्सर्ट परफॉर्म कर रही होती है। क्या तुम ल्यूमिना कॉन्सर्ट में आ रहे हो या नहीं? हम टिकट लेने की कोशिश करने वाले हैं, मुझे जियान निम को फैन करना है। जंग ने तस्वीर देखी, फिर उन्हें कहता है, नहीं धन्यवाद। जंग के दोनों दोस्तों से घूरते रह जाते हैं हैरानी से। और फिर सुनहो ने चिल्लाते हुए बोलता है, क्या? और फिर बायोमजुन ने चिल्लाते हुए बोलता है, जंग, तुम ल्यूमिना जियान की फैनशिप छोड़ने की हिम्मत कर रहे हो जो टॉप 5 आइडल गॉड्स जंग से ऑल्यूएन में से एक है। ये तो अगले लेवल का पागलपन है। और फिर जंग वहां से उठकर जाने लगता है। सुनहो जंग को जाते हुए देख रहा था।
और बोलता है अपने दोस्त से, जंग कुछ समय पहले ही ल्यूमिना पर फैन गर्ल को फॉलो कर रहा था और आज तो वो हमेशा से ज्यादा बेजान लग रहा है। बायोमजुन भी सोचने लगता। और फिर सुनो ने बोला, क्या ये कुछ समय पहले हुई डेटिंग अफवाह की वजह से तो नहीं है? और वही हम देखते हैं, जंग बस चला जा रहा होता है। जंग ने स्कूल से और हर उस चीज से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था जो उसे दर्द देती थी। जंग अभी भी उन्हें पीछे से बात करते सुन रहा होता है। वो बात कर रहे होते हैं सिर्फ उसकी वजह से ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। सुनो ने ठुकराते हुए कहा, क्या ऐसे लूजर फ्रीक सच में मौजूद होते हैं? तुम योंगयोम के जैसे ही होते अगर उसका डेटिंग स्कैंडल हो जाता। बायोमजुन ने जवाब दिया, हाँ ये सच है। सुनहो ने स्वीकार किया। और फिर सीन शिफ्ट होता है वापस उस घटिया क्लासरूम में। जंग बस वहीं बैठा होता है और कहता है, काश स्कूल जल्दी से खत्म हो जाता। तो रुको गाइस, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दूं, ये सब जंग के पर्सपेक्टिव से चल रहा है और जंग ही ये सब हमें बता रहा है अपने बारे में और सबके बारे में। तो चलो अब शुरू करते हैं। फिर जंग क्लास में बैठकर सबकी बातें सुन रहा होता है। तभी हम देखते हैं पार्क सेओंग बिन और उसके दोस्त को, जो हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, उस कमीने ने मुझे थोड़ी देर पहले फिर से घूर कर देखा। हा हा हा, कांग हकचोल। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो वो मुझसे छोटा है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि मैं उसे मार सकता हूं। सेओंग बिन ने डींग मारी। उसका दोस्त बोलता है, सेओंग बिन, चूंकि तुम एमएमए जिम जाते हो, जाहिर है उसका कोई चांस नहीं है। धिक्कार है वो कम्युनिस्ट कमीना जिसने उत्तर कोरिया में अपने माता पिता को छोड़ दिया। उनमें से एक ने थूकते हुए कहा, कोई शिष्टाचार नहीं है सचमुच। दूसरा दोस्त पूछता है, लेकिन वो उत्तर कोरिया से भागा कैसे? उसका दोस्त जवाब देता है, मैंने बस सुना है कि वो 13 साल का था तब यहां आया था। कुछ भी क्लियर नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो मौत से बचकर किसी तरह निकल गया होगा। तभी एक लड़का वहां आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें जल रही होती है। फिर राइटर उसके बारे में बताता है, ये है कांग हकचोल, 18 साल का, सेओंग गुनहाई, साल 2, क्लास 8 का। और फिर कांग गरजा और पूछा, तुमने अभी क्या कहा? सेओंग बिन की हंसी तुरंत बंद हो गई। सियोग बिन बोलता है, क्या तुम साले कमीने, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? और फिर वो आगे बढ़ा, हकचोल की शर्ट का कॉलर पकड़ी और बोला, अपनी जुबान संभाल के, तुम कुत्ते के बेटे गाली देता है। और भी सेओंग बिन का दोस्त आगे बढ़ा और झिझकते हुए बोला, अरे अरे रुको पार्क सेओंग बिन, तुमने ही ये शुरू किया था। क्या तुम्हें हकचोल से माफी नहीं मांगनी चाहिए? सेओंग बिन ने उसे नजरअंदाज किया और हकचोल को और करीब खींचते हुए बोलता है, तुम इतनी दूर दक्षिण कोरिया से आए हो, अगर तुम यहां मरना नहीं चाहते तो चुपचाप स्कूल में रहो। और फिर सियोग बीन ने आखिरकार उसे धक्का दिया और फिर सब वहां से चले गए। वो सब अभी भी बड़बड़ा रहे होते हैं। जंग बस अपने डेस्क पर बैठा रहता है और ये सब देखता रहा और बोलता है, मैं वही कचरा हर एक दिन, ये घटिया क्लास, इस घटिया स्कूल में, आखिरकार अब क्लासेस खत्म होंगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है। जंग सड़क पर चल रहा होता है। उसके मन में फैसला पक्का था और बोलता है, हाँ कल से मैं इस घटिया स्कूल को छोड़ दूंगा और फिर कभी नहीं आऊंगा। मेरी नरक जैसी जिंदगी में खुशी का यही शॉर्टकट है। तभी किसी ने जंग के पीछे से पुकारा, अरे जंग मिनिंजुल। जंग रुकता है और मुड़कर देखता है, ये पार्क सेओंग बिन था। वो वही परेशान करने वाली मुस्कान ली था और बोलता है, सही समय पर तुम आए हो। वो और उसके दोस्त जंग के पास आए। सियोग बिन बोलता है, मैं कुछ सिगरेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बस उस दादी से बोलो कि वो किराने की दुकान से खरीदते। जंग बस उसे घूरता रहा। उसका दिमाग चिल्ला रहा। दिमाग में बोलता है, फिर सोचता है, मैं वैसे भी स्कूल छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। मुझे कम से कम एक बार तो इस कमीने को गाली देनी चाहिए। लेकिन ये मिंजुन है जो बस कल्पना करता है और कभी कुछ नहीं करता। और फिर जंग बस मुड़ा और वहां से जाने लगता है। सेओंग बिन ने जंग को पीछे से चिल्लाया और बोलता है, जंग मिंजुन, क्या तुम यहाँ नहीं आ रहे हो? मुझे इग्नोर कर रहे हो? मुझे इग्नोर कर रहे हो? और बोलते हैं, धिक्कार है, ये क्या है? मिंजुन पागल है। अब वो पार्क सेओंग बिन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। क्या ब्रो, ये क्या है? तभी सीन बदलता है। एक सुनसान फैक्ट्री पर, जहां पर पार्क सेओंग बिन और उसके दोस्त जंग को मार रहे होते हैं और जंग जमीन पर होता है और वो उनसे बार बार मार खा रहा होता है, बहुत बुरी तरह से। सेओंग बिन गुस्से में बोलता है, ये पागल मदरफकर आज इतना ज्यादा क्यों कर रहा है, ये टूटा फूटा कचरा कमीना। और फिर वापस से अपने दोस्तों से कहता है, क्या हमें आज इसे मार ही देना चाहिए? और फिर वो गरजा
जंग को मारते हुए, और फिर कहता है तुम मिडिल स्कूल से ही बहुत आरामदायक हो गए हो, तुम साले कमीने। उसका एक दोस्त हिचकिचा रहा होता है। यो मैं कसम खाता हूं मुझे नहीं पता, दूसरा हार मानते हुए बोलता है, जो सेओबिन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, और वहीं जंग ने हार मान लिया होता है। सेओबिन बोलता है भले ही मिनजुन आज मर जाए इसे मैं मारता ही रहूंगा। जंग बस वहां लेटा हुआ था और मार खा रहा था, उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द से चिल्ला रहा था। शब्द मुश्किल से फुसफुसाहट से निकलता है और जंग बोलता है मार डालो मुझे, बस मुझे मार डालो प्लीज, क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहता। सेओबिन का दोस्त थोड़ा हंसा और बोला अब मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। जंग की उस बात ने सेओबिन को और भी ज्यादा भड़का देती है। सेओबिन ने जंग को फिर से मारना शुरू कर दिया होता है, और अब और भी ज्यादा जोर से। जहां मर्जी आ रही थी वहीं निशाना साध रहा था, और बोलता है जंग को तुम फकिंग कमीने। और फिर सेओबिन रुका और झुका, उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, और बोलता है जंग से अरे सुनो, अगर तुमने अपनी सुसाइड नोट में मेरा नाम लिखकर मरने के बारे में सोचा भी तो तैयार रहना, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी मारने के बाद मैं तुम्हारी मां। उसके दोस्त भी उस बात से थोड़ा हैरान लग रहे थे, और उनमें से एक बोलता है सेओबिन ये अभी बहुत ज्यादा हो गया। सेओबिन बोलता है तुम पे चाहते हैं। जंग बोलता है मुझे ऐसा लगा जैसे हमेशा लगता है, और फिर वह धीरे धीरे दर्द में से उठा और घर की तरफ जाना शुरू करता है। वो सड़क पर चल रहा होता है, हर कदम एक कोशिश थी उसके लिए, और बोलता है काश कल दुनिया खत्म हो जाती, खैर क्या मर जाना बेहतर ऑप्शन नहीं होगा। और फिर एक ऊंची बिल्डिंग को देखते हुए बोलता है अगर मैं इस बिल्डिंग से गिर जाऊं तो सब खत्म हो जाएगा, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, इस दुख भरी जिंदगी को जीने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। जंग ने फिर उस फैंसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने लगता है, वही जहां हान येना रहती थी। जंग का ख्याल सीधा और अंधेरा था, जो बोलता है शायद मैं बस वहीं सब खत्म कर सकूं। वो जा ही रहा होता है, तभी किसी ने जंग को पीछे से पुकारा अरे जंग मिनजुन। जंग रुकता है और पीछे मुड़ता है। जंग देखता है ये हान येना थी। जंग बस हान को घूरता रहा हैरानी से। हान फिर जंग के पास आई, ओके जंग को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा घर भी नहीं है ना, तो तुम हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में क्या कर रहे हो, कहीं तुम यहाँ चोरी से तो नहीं घुस आए हो। हान तो जंग को शक के निगाह से घूरे जा रही थी, और फिर बोलती है लगता नहीं कि तुम कुछ डिलीवर करने आए हो, क्या तुम यहाँ कुछ चुराने आए हो क्या। जंग को तो अंदर से खालीपन महसूस होता है, और फिर हान को कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। जंग की आवाज सपाट थी, मुझे ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहां तुम्हारे जैसे लोग रहते हैं। जंग ने फिर से बिल्डिंग की तरफ देखा और बोला मैं बस यहाँ सब खत्म करने आया था, तुम्हारे अपार्टमेंट से गिर के मरने के लिए। फिर हम देखते हैं हाम एक कदम और करीब आती है जंग के। उसकी आंखें जंग के चेहरे को स्कैन कर रही थी, और फिर उसका चेहरा थोड़ा नरम हुआ और फिर निराशा से कठोर हो जाता है। फिर हान बोलती है लेकिन सुनो, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, क्या किसी ने तुम्हें मारा, तुम तो सच में इतने परेशान करने वाले हो। अगर पार्क सेओबिन जैसे लड़के तुम्हें धमकाते हैं तो तुम पलटकर जवाब क्यों नहीं देते हो। हाम ने अपना सिर हिलाया और परेशान होकर वापस से बोली एक बार पिट जाने के बाद अगली बार कम से कम खुद का बचाव करने की कोशिश क्यों नहीं करते, भले ही तुम्हें फिर से पीटा जाए। मुझे तो तुम्हारे जैसे किसी को देखकर सच में बहुत दयनीय महसूस होता है। तुम सचमुच किसी भी चीज में अच्छे नहीं हो तो तुम्हें कम से कम पलटकर जवाब देने की हिम्मत तो होनी चाहिए। क्या तुम्हारी जिंदगी ऐसे जीकर बस दुख भरी नहीं है। जंग ने एक शब्द भी नहीं कहा होता है। जंग में बस हान की तरफ पीठ की और दूर चला जाता। जंग के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, और फिर पीछे से हान बोलती है ये क्या तुम फिर से जा रहे हो, आखिर कब तक मुझे नजरअंदाज करते रहोगे तुम। और फिर वापस से जंग को बोलती है अरे ये क्या बकवास है, क्या तुम पागल हो, जब कोई तुमसे बात करता है तो तुम उसके साथ ऐसा ही करते हो। जंग बस चलता रहा, उसकी आवाज जंग के पीछे फीकी पड़ती जा रही थी। जंग ने सच में हान को बुदबुदाते हुए सुना और खुद से बोला हान सच में काफी दयनीय है, बहुत कठोर और वीरहीन। तभी फिर जोर से हाम की आवाज में दृढ़ संकल्प की एक लहर आई और बोलती है मैं कल जरूर से उस कमीने पार्क सेओबिन से कुछ कहूंगी। जंग ने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा होता है, वो बस चलता है। और फिर जंग कुछ ही टाइम में अपने अपार्टमेंट पहुंच जाता है, और फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जानी पहचानी बासी हवा जंग को लगती है।
फिर जंग कहता है चलो बस एक गेम खेलते हैं। उसने फिर अपने जूते उतारे और फिर जंग को ख्याल आया और बोलता है लेकिन ये तो अजीब है, मैंने सिर्फ हान येना की वजह से मरने का इरादा छोड़ दिया। खैर, उसने जो कहा वो सही था, कोई बात नहीं। वैसे भी मैंने अब स्कूल छोड़ दिया है, अब से शायद मुझे पार्क सेओम्बिन या हान येना को फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन शायद कल से मुझे माँ के काम में थोड़ी मदद करनी चाहिए। और तभी जंग के हेडफोन से एक आवाज आई, ये गेम वाले दोस्त की आवाज आई। जंग का दोस्त बोलता है, ओ जंग मिनजुन, तुम यहाँ हो, जल्दी करो और अंदर आओ, हम इंतजार कर रहे हैं गेम में तुम्हारा। जंग बोलता है उसे रुको और फिर अच्छे से हेडफोन लगाया। और फिर जंग कहता है मैंने अभी गेम चालू किया है तो थोड़ा वेट करो। और फिर असली दुनिया फीकी पड़ गई। जंग अब गेम में लीन हो गया था, उसका ध्यान सिर्फ गेम खेलने में था। वो बातें करते हुए कमांड दे रहा होता है, गेम में वहां नहीं, इधर 3 ज़ॉम्बीज। ठीक है, सब साफ। ऐसे ही बातें करते हुए गेम खेल रहा होता है। तभी जंग के हेडफोन में एक आवाज आई। उसके दोस्त ने बोला, अरे मुझे कुछ काम आ गया, लगता है मुझे जल्दी से बाहर जाना पड़ेगा। जंग परेशान होकर बोलता है, अरे अचानक ये राउंड खत्म कर लो, जाने से पहले हम इसे 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं। और तभी एक और आवाज आती है, बायोम जुन का, जो जंग मिनजुन से बोलता है, लगता है मुझे भी जाना पड़ेगा। जंग ने भी फिर गेम बंद किए और हेडफोन उतारा और बोलता है बायोम जुन को भी जाना है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और फिर दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखता है टाइम देखने के लिए और कहता है अभी कितना समय हुआ है। टाइम देख के तो एकदम शॉक हो जाता है और फिर कहता है क्या 10 बज गए, इतनी देर हो गई है। गेम में उसके और भी जो दोस्त होते हैं अब घबरा रहे थे। उनमें से एक बोलता है, ये क्या बकवास है, क्या तुमने अभी अभी खबर देखी, पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। जंग उसे पूछता है क्या खबर। तभी अचानक से जंग के दरवाजे पर जोर से पागलों जैसी दस्तक हुई। जंग का तो दिल गले में आ गया होता है और बोलता है क्या हो रहा है। फिर जंग ने हेडफोन पूरी तरह से उतारा और एक बार फिर से दस्तक आई, अब कम पागलों जैसी लेकिन भारी, घिसटती हुई। जंग बोलता है ये क्या है, सच में इतना डरावना। दरवाजे के पीप होल से देखकर ये सब बोले रहा होता है। जंग का तो पूरा खून जम गया होता है उसे देखकर और फिर ध्यान से देखते हुए बोलता है ये तो मेरे ऊपर वाला पड़ोसी है, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी और बिना किसी भावना के दिख रही है। वो आदमी दरवाजे को खुरच रहा होता है, वो भयानक घिसटने की आवाज कर रहा था। उसने कुछ बुदबुदाया, एक धीमी कराह जो मुश्किल से सुनाई दी, मदद करो मेरी। एक ठंडी दहशत जंग में फैल गई होती है और सोचते हुए बोलता है क्या मैं दरवाजा खोलूं या नहीं। जंग ने इसे समझने की कोशिश की और फिर जंग बोलता है शायद वो फिर से नशे में है, कभी कभी वो ऐसा हो जाता है। जंग की आवाज कांप रही होती है और सामान्य लगने की कोशिश करते हुए बोलता है क्या डिलीवरी फिर से गलत फ्लोर पर आ गई है। और फिर जंग का हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, ये बंदा फिर से नशे में है। जंग ने खुद को दोहराया, इस पर विश्वास करने की कोशिश करते हुए। धीरे धीरे जंग ताला खोलता है और दरवाजा खोल देता है। तो यार इस पल से हमारी कहानी सचमुच और भी भयानक होने वाली है। तो जब जंग ने आखिरकार दरवाजा खोला ना, उसका तो खून ही जम जाता है, क्योंकि उसके सामने उसका पड़ोसी एस की हालत बहुत खराब होती है। देखने से एकदम साफ था कि वो इन्फेक्टेड हो गया है। जंग ने फिर उसके शरीर पर वो बड़ा सा गांठदार घाव देखकर एकदम पूरी तरह से हिल गया होता है। और फिर जंग बोलता है ऋषि आप ठीक हैं। जंग हकला रहा होता है, उसकी आवाज एकदम कांप रही थी। और फिर जंग पूछता है क्या मैं 119 पे फोन करूं, पर इससे पहले कि जंग फोन करने के बारे में सोच भी पाता, अजुशी ने जंग पर लपकता है, उसे काटने की कोशिश करता है। तभी जंग फौरन चीखा, दोषी आप अचानक ऐसे क्यों कर रहे हो। और उसके बाद जंग बोलता है भाड़ में जाओ तुम। और फिर चिल्लाते हुए अपनी टांग से अजुशी को बेताब होकर हमला करके पीछे धकेल दिया होता है और फिर दरवाजा जोर से बंद करके अपने कांपते हुए हाथों से लॉक कर देता है। जंग दरवाजे पर टिक गया होता है और बुरी तरह से हाफ रहा होता है। डर तो जंग के सीने में एकदम ठंडे भारी पत्थर की तरह बैठ गया होता है। और फिर जंग बोलता है ये क्या बकवास हुआ अभी मेरे साथ। जंग का दिमाग एकदम घूम रहा होता है ये सब जो अभी हुआ उसके बारे में सोच के। और फिर कहता है अजुशी का चेहरा वो तो पूरा ही बदल गया है। जंग के चेहरे पर घबराहट एकदम से छा गई होती है और सोचता है क्या मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए, मुझे पुलिस को फोन करना ही होगा। और फिर जंग ने अपना फोन उठाया और उसका दिल बैठ गया।
क्योंकि उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं होता है। स्क्रीन पर बस इमरजेंसी अलर्ट ही भरे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है खिड़की पर, जहां से असली डर सामने आया। जंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे दिन के उजाले में एक बुरा सपना चल रहा हो। जंग ने बाहर उन्हें देखा, इतने सारे इन्फेक्टेड लोगों को जो इंसानी शरीर को नोच रहे होते हैं, जो भी उनके रास्ते में आ रहा होता है, सबको मार रहे होते हैं, सबको मार रहे होते हैं, सब चिल्ला रहे होते हैं, प्लीज मेरी मदद करो। जंग बोलता है, ये जंग बोलता है, ये जंग बोलता है, जंग बोलता है, ये इससे कुछ समझ नहीं आ रहा। जंग सब कुछ बस अविश्वास से घूर रहा होता है। उसकी दुनिया आंखों के सामने बिखर रही थी। और तभी जंग को ऊपर वाले फ्लोर से अजुशी उसे याद आए। और फिर तभी जंग को एक और भयानक ख्याल आया और बोलता है, मेरी माँ, क्या वो ठीक होंगी? और बताता है, वो तो इस समय तक घर आ जाती थी ना। फिर जंग ने एकदम घबराकर अपनी माँ को फोन करने की कोशिश करने लगता है और बोल रहा होता है, प्लीज फोन उठाओ माँ, प्लीज। और फिर गुस्से में बोलता है, मेरी माँ का फोन भी नहीं लग रहा। वो तो बिल्कुल पहुंच से बाहर बता रहा है। दहशत इतनी छा गई होती है कि जंग लड़खड़ाकर पीछे हटा और उसने खुद पर कंबल खींच लिया होता है, जैसे बाहर के शोर शराबे से छिप सके, भले ही वो घर के अंदर था। जंग ने दोबारा अपना फोन देखा। इंटरनेट और बाकी सब पहले से ही बंद हो गया होता है। जंग ने फिर टीवी चालू किया और आवाज एकदम धीमी रखी ताकि बाहर सुनाई न दे। एक बेकार की कोशिश करते हुए तभी न्यूज रिपोर्टिंग की आवाज आई। वो न्यूज रिपोर्टर जो बता रहा होता है वो एकदम भयानक होता है। न्यूज रिपोर्टर बता रहा होता है, देश भर में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, वो लगातार क्रूर हत्याएं करते जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये अंधाधुंध आतंकवाद है और अभी वजह और जिम्मेदार लोगों की जांच चल रही है, पर अब अभी तक कोई पक्की जानकारी नहीं दी गई है। मैं फिर से अपनी बात बोलता हूं, अभी हालात बहुत बहुत खराब है और अगर हो सके तो घर के अंदर ही रहे और खिड़कियां दरवाजे बंद रखें और बाहर किसी से कोई संपर्क नहीं रखें तो अच्छा होगा। और फिर जंग को देखते हैं जो बोलता है, ये क्या बकवास है, आतंकवाद, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मुझे आयशा लग रहा जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और तभी रिपोर्टर की आवाज और तेज हो गई। रिपोर्टर बोलता है, ये ब्रेकिंग न्यूज है, अब बुसान में भी ऐसी हत्याओं की खबर आ रही है। सिर्फ सियोल, बुसान, इंचियोन जैसे बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे इलाकों में भी ऐसे ही हिंसक किस्से हो रहे हैं। पुलिस और आर्मी को लगा दिया गया है पर हालात काबू में नहीं आ रहे। फिर जंग बोलता है, ये तो पागलपन है। उसका दिमाग एकदम तेजी से चल रहा होता है और फिर कहता है, ये सिर्फ आतंकवाद या सबको डराने वाली बात नहीं है। और तभी जंग को वो भयानक एहसास हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं सोच रहा हूं, जो भी, क्या ये वही है? उसे एकदम अविश्वास का झटका लगता है और बोलता है, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? क्या सब कुछ इतनी जल्दी ऐसे बिखर सकता है? सियोल से बुसान तक बस एक दिन में? यार ये रफ्तार एकदम भयानक होती है जंग के लिए। और सोचते हुए बोलता है, पर क्यों, इसकी वजह क्या हो सकता है? और फिर कहता है, मैं बस ऐसे ही खड़ा नहीं रह सकता, मुझे यहाँ ऐसे ही खड़ा नहीं रह सकता, मुझे कुछ करना होगा। तभी जंग को एक अचानक ख्याल आया और बोला, सोचो तो, ऊपर वाला लड़का तो पहले ही बाहर जा चुका है, तो अगर बिल्डिंग की सीढ़ियों में कोई नहीं होगा तो मुझे एक प्लान बनाना होगा। उससे पहले मुझे बिल्डिंग का मेन गेट बंद कर देना चाहिए ताकि कोई और अंदर ना आ पाए। और फिर जंग अपने दरवाजे के पीप होल से बाहर झांकता है। बाहर देखते हुए बोलता है, यहाँ अभी कोई नहीं है। उसने एक कांपती हुई सांस ली और फिर सावधानी से अपने फ्लैट का दरवाजा खोलता है और नीचे जाने की तैयारी में था और कहता है, ऊपर की सीढ़ियों पर कोई होगा तो नहीं ना? जंग सोच रहा होता है, तभी देखते हैं जैसे ही जंग ने बिल्डिंग का मेन गेट बाहर निकलने के लिए खोला ना, वो तो वहीं जम सा जाता है। उसके सामने ही दूसरी तरफ एक इन्फेक्टेड आदमी खड़ा होता है। जंग ने फिर तुरंत से दरवाजा जोर से बंद कर लेता है। जंग का दिल एकदम जोरों से धड़ के जा रहा होता है। अब जंग वापस से सोचता है, क्या ऊपर वाले लोग ठीक हो गए या उन्हें भी कुछ हो गया होगा। हार कर जंग वापस से अपने फ्लैट में आ जाता है और बोलता है, मैं बस अंदर ही रहूंगा और सुबह तक का इंतजार करूंगा, पुलिस या कोई तो आखिरकार हमें बचाने आएगा ही ना। जंग अपने कमरे में वापस आकर टीवी को फिर से चालू किया। बस कोई भी जानकारी, कोई भी दिलासा पाने की कोशिश में था। न्यूज रिपोर्टर बोले जा रहा था, हाँ, हम ब्रेकिंग न्यूज बताते रहेंगे, शहर में जो ये रैंडम हत्याएं हो रही हैं। फिलहाल अभी अचानक स्क्रीन काली हो जाती है, टीवी बंद हो गया होता है। जंग बोलता है,
अब तो टीवी भी बंद हो गया, बाहर की दुनिया से जुड़ाव का आखिरी सहारा भी चला जाता है। और फिर हम देखते हैं जंग को, जो परेशान होकर सोने की कोशिश कर रहा होता है, पर यार सोना नामुमकिन हो रहा होता है। और फिर जंग बोलता है मैं सो नहीं सकता। ज्यादा जरूरी बात यह है कि एक अजीब सी फीलिंग जंग को घेर रही होती है। जंग को कुछ अजीब लग रहा था और फिर बोलता है कल ही तो मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, क्योंकि मेरी जिंदगी कितनी घटिया चल रही थी और मैंने तो यहां तक सोचा था कि अगर दुनिया ही खत्म हो जाए तो अच्छा होता। और अब ये सच में हो गया है। फिर भी जंग यहाँ था और जिंदा रहने की जिद एकदम जोर से पकड़ रही थी। और फिर जंग वापस से बोलता है यार यहाँ मैं हूं, एकदम बेताब होकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूं। जंग ने सोचा और बोला ये ख्याल थोड़ा गहरा है और ये पहले से भी ज्यादा अलग है, चाहे वो समय था या अब ये मेरे लिए अभी है। फिर मार का सीन देखते हैं। जैसे जैसे शाम हो रही थी बाहर से आवाजें और तेज हो रही होती है। बाहर इन्फेक्टेड जोम्बीज वो हर जगह होते हैं, पूरी बिल्डिंग को घेरे हुए थे। माँ जंग को देखते हैं जो धीरे से छोटी वाली खिड़की खोलता है देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है। और बाहर का नजारा एकदम भयानक होता है। इतने सारे जोम्बी, कुछ रेंग रहे थे, कुछ लड़खड़ा रहे थे। बाहर का पूरा इलाका भर गया था उनसे। हवा अजीब लग रही होती है, खून की गंध। यार जंग सिर्फ माहौल से ही खतरा महसूस कर सकता था, बस माहौल से ही समझ सके। और फिर से जंग अंदर वापस आया। उसने खिड़की एकदम कस के बंद कर दिया होता है और फिर बोलता है समय बाहर जाना, ये तो आत्महत्या होगी। जंग के दिमाग में बस जिंदा रहने की बातें चल रही होती है। फिर जंग डिसाइड करता है और फिर अपने खाने का हिसाब लगाना शुरू कर देता है और बताता है अभी मेरे पास 4 पैकेट मैगी, 6 कप नूडल्स, इंस्टेंट चावल और कच्चे चावल मिलाकर, जो एक आदमी के लिए 2 हफ्ते का तो है, और थोड़ी बहुत साइड डिश, 3 बोतल बंद पानी। जंग को थोड़ी राहत मिलती है। जंग को थोड़ी राहत मिलती है। और फिर जंग बोलता है नल का पानी अभी भी आ रहा है, इसलिए जितना हो सके उतना भर लेना चाहिए। और फिर बोलता है मेरी किस्मत अच्छी है कि गैस भी अभी तक चल रहा है। जंग ने फटाफट हिसाब लगाया, बस इमरजेंसी वाले खाने के हिसाब से। जंग बोलता है मुझे लगता है कि मैं घर में करीब 1 महीने तक जिंदा रह सकता हूँ। वो इसी उम्मीद से चिपका रहा, कोई ना कोई तो 1 महीने के अंदर मदद करने के लिए आ ही जाएगा। पर जंग को उसकी माँ की चिंता खाए जा रही होती है और बोलता है मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि मेरी माँ ठीक होंगी। किसी से बात न कर पाने की बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, किसी से बात। फिर से जंग बोलता है मैं ना 119 पर फोन कर सकता हूँ और ना ही किसी और से बात कर सकता हूँ, क्योंकि फोन का नेटवर्क पूरी तरह से बंद है। फिर जंग ने बिल्डिंग में रहने वाले दूसरे लोगों के बारे में सोचना शुरू करता है और बताता है अब जब मैं सोच रहा हूँ तो खाली फ्लैट्स को छोड़ दूं तो इस बिल्डिंग में 5 परिवार और रहते हैं। ऊपर वाले अजुशी तो उनमें से एक बन गए हैं और उनसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक बूढ़ा कपल और एक अजुमा रहती है। पता नहीं वो अभी भी वहां है या नहीं। और एक छत वाले कमरे में वो कॉलेज का लड़का रहता है। अब वही लड़का उम्मीद की एक किरण है। और फिर जंग सोचते हुए बोलता है क्या वो सच में अभी भी वहीं होगा। और फिर जंग बताता है वो लड़का हर मंगलवार को अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता था अपने रूम पे। तो तभी जंग को उसकी एक याद ताजा हुई और बोलता है कल ही तो मंगलवार था, शायद वो अभी भी छत वाले कमरे में ही होगा। वो लड़का जंग का एकदम ध्यान बन गया होता है। इस बिल्डिंग में जंग की आखिरी उम्मीद वही लड़का होता है। तभी जंग एक फैसला करता है और फिर वो सीढ़ियों की तरफ पढ़ने लगता है एकदम सावधानी से। जैसे जैसे जंग ऊपर जा रहा होता है वह हर फ्लोर, हर दरवाजे को देखा, ध्यान से सुन रहा होता है। और फिर जंग बोलता है दूसरे फ्लोर से किसी भी जिंदा आदमी का कोई निशान नहीं है। भयानक सच्चाई जंग के सामने आ रही होती है। और फिर जंग बोलता है इसका मतलब अब आखिरी उम्मीद वो छत वाला लड़का ही बचा है। जंग अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहा होता है प्लीज प्लीज वो अजुशी की तरह ना बदल गया हो। और फिर जंग ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचकर उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं होती है। छत का दरवाजा खुला होता है। एक अजीब सी राहत और डर एक साथ महसूस होता है जंग को। और फिर ये सब देख के जंग बोलता है क्या मुझे आवाज देनी चाहिए। वो थोड़ा झिझका और फिर बोला नहीं नहीं, रहने देते हैं। और फिर जंग छत वाले कमरे की तरफ एकदम सावधानी से बढ़ा और देखते ही उसने बोला ये क्या है। अंदर का दरवाजा भी खुला है। जंग की बेचैनी और बढ़ गई होती है। और फिर जंग ने कमरे के अंदर झांका, एक ठंडा डर उसे घेर लिया होता है। और फिर जंग बोलता है यहाँ तो कोई नहीं है। फिर जंग की नजर जमीन पर पड़ी हर तरफ खून फैला हुआ होता है।
ये एक भयानक और एकदम खौफनाक नजारा होता है। जंग बस फैले हुए खून को घूरता रहा और खाली कमरे की खामोशी किसी भी आवाज से ज्यादा तेज चिल्ला रही होती है। और फिर हमें बताया जाता है ये तबाही का दूसरा दिन होता है। तभी जंग को किसी की प्रेजेंस फील होती है रूम में, जैसे कोई आसपास है। जो हम देख सकते हैं कि एक ज़ॉम्बी पहले से ही उस रूम के बाथरूम की तरफ होता है और वहीं पर एक लड़की की डेड बॉडी भी पड़ी होती है। पर जंग ने अभी तक ये सब नहीं देखा होता है। उसके बाद जब उसे कोई नहीं दिखता है तो वो वहां से थोड़ा बुदबुदाते हुए, गाली सी देते हुए रूम से बाहर निकलने लगता है। जब जंग वहां से जा ही रहा होता है ना, तभी गलती से उसके हाथ से टकरा कर एक फूल का गमला गिरकर टूट जाता है। उसकी आवाज से वो ज़ॉम्बी जो रूम में पहले से ही बाथरूम में होता है, उसको आवाज चली जाती है। वही हम देखते हैं, गमला गिरने के बाद जंग वहां से भागने लगता है, पर वो वहीं पर फिसल कर गिर जाता है और तभी वो इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी आवाज सुनकर बाहर आ जाता है रूम से और जंग के ऊपर छलांग लगा देता है। और जंग ना वक्त रहते वहां से हट जाता है और ठीक जंग के पीछे रेलिंग होती है जहां से जंग ने इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी को अपने हाथों से उठा के नीचे फेंक देता है। और फिर जंग वहां से डरते हुए नीचे भागने लगता है और दरवाजे लॉक करते हुए अपने अपार्टमेंट वाले रूम में आ जाता है और हाफते हुए डरे से बोलता है, वो छत वाला ह्यूंग ही तो था। जंग वहीं जम सा गया होता है, बस पूरी तरह डरा हुआ और शौक में होता है। और फिर जंग बेनजून बोलता है, वो तो मर गया होगा क्या? मैंने अभी किसी को मार दिया नहीं। जंग की आवाज एकदम से टूट गई होती है और बोलता है, ये मेरी गलती नहीं थी। उस ह्यूंग ने पहले मुझ पर हमला किया था, इसलिए मैंने पलट के वॉर किया था उस पर। और फिर हम देखते हैं अब क्लॉक में 7 बज रहे होते हैं, तभी कुछ टाइम में रात भी हो जाती है और हमें जंग को देखते हैं जो दीवार के कोने में दुबका हुआ होता है। उसके साथ जो हुआ था उसका पूरा बोझ उस पर था। उदास होकर उसने सोचा और बोलता है, मैं पूरे दिन बस पछतावे से परेशान रहा और क्या मैंने सचमुच उस छत वाले ह्यूम को गिराकर मार डाला। आखिरकार उसने हिम्मत करके खुद को उठाया और एक फैसला पक्का करता है कि मुझे अब कमरे से बाहर निकलना ही होगा। और फिर उसने दरवाजा खोला और बहुत सावधानी से दालान में कदम रखता है और तभी जंग उसे देखता है। एक ज़ॉम्बी, वो ज़ॉम्बी जंग की तरफ मुड़ता है, उसका सर कदम से झटक गया होता है, आंखें एकदम खाली थी। हम जंग को देखते हैं जिसका तो खून ही जम गया होता है। वो पूरी तरह शौक में होता है और बोलता है, ज़ॉम्बीज को देखते हुए, ये तो छत वाला ह्यूंग है, क्या ये अभी जिंदा है? तभी फिर जंग के सामने वो डरावनी सच्चाई उसे समझ आई। उसे एहसास हुआ कि वो अब इंसान नहीं रहा। एक लहर सी आई जंग के अंदर, दुख जैसी कोई चीज जो नफरत के साथ मिली हुई थी। और फिर जंग बोलता है, माफ करना हुंग, बहुत धीमी आवाज में। पर ज़ॉम्बी वो अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाया और फिर जंग वो बस पीछे हट गया और जल्दी से अपार्टमेंट में वापस भागा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया होता है। उस डरावने सपने को बाहर बंद कर देता है। उस दिन के बाद से अजीब बात है कि जंग के अंदर कुछ बदल गया था। अब उसे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी का डर कम होने लगा था। शायद उस ह्यूम को वैसे देखकर चीजें सच में बदल गईं। और फिर अगला दिन, अपोकैलिप्स का तीसरा दिन, माहौल शांत था। जंग के सामने एक बिल्कुल सादा कटोरा नूडल्स का रखा होता है। वो धीरे धीरे खा रहा था और बताता है, गर्म सादा स्वाद ना एक छोटा सा सुकून है इस वक्त में, और जब तक गैस खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं ये खा सकता हूँ। और फिर सोचते हुए बोलता है, पता नहीं कब गैस खत्म होगा। और फिर बोलता है कि अब मदद आने तक बस इसी बेसमेंट में इंतजार करते रहना सही होगा मेरे लिए। आखिर खाना तो खत्म हो ही जाएगा ना। और फिर जंग बाहर निकलने के बारे में सोचता है और बोलता है, चूंकि छत वाले हुम के अलावा कोई और बाहर नहीं आया है तो लगता है कि आसपास अब और इन्फेक्टेड नहीं है, कम से कम इस अपार्टमेंट में। और फिर जंग एक प्लान बनाने लगता है और सोचता है, क्या मुझे वापस ऊपर जाना चाहिए मदद मांगने के लिए? मुझे छत पर आग जलानी पड़ेगी शायद, पर यह खतरनाक हो सकता है। पर बैठे रहना भी धीमी मौत जैसा लग रहा है। लगता है मुझे कल बाहर निकलना ही पड़ेगा। और फिर जंग मानसिक रूप से खुद को तैयार करने लगता है। उसने अपनी मानसिक हालत के बारे में सोचा और बोला, शायद इसलिए कि मैंने कुछ दिन पहले ही जिंदगी से हार मानने की तैयारी कर ली थी, या शायद इसलिए कि कल और परसों मैंने जो अनुभव किया। जंग को पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, पर भयानक डर कम हो रहा था उसके अंदर। और अब जंग बताता है, मुझे अब जो भी जैसे लोग ज्यादा नहीं डराते। तभी अचानक रूम का सन्नाटा उसके फोन की तेज रिंग से टूट जाता है। जंग उछल पड़ता है और फोन उठाता है। कोई उसे कॉल कर रहा होता
जंग ने स्क्रीन पर देखा और उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती है। ये जंग की माँ थी। जंग ने घबराकर कॉल पिकअप किया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी थी और बोला, हेलो माँ। उसकी माँ की आवाज आई जल्दी में और चिंता से भरी हुई। वो पूछती है, मिनजून तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? जंग मिनजून जवाब देते हुए बताता है, मैं इस वक्त अपने घर में अकेला छिपा हुआ हूँ। वो लगभग फोन में चिल्लाया। उसे ना बहुत राहत मिल गई थी माँ से बात करके। और फिर वो अपनी माँ से पूछता है, माँ आप कहाँ पे हो? उसकी माँ ने जो खबर उसे दी वो तो रेगिस्तान में पानी मिलने जैसी थी। वो बताती है, मैं परसों इवैक्यूएट जगह खाली करते वक्त आर्मी से मिली थी और अभी सियोंग नाम के शेल्टर में हूँ। तुम मेरी चिंता मत करना और तुम घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। मैं रेस्क्यू टीम को हमारे घर आने के लिए जरूर कहूंगी। इस वक्त सियोर में हमारे मोहल्ले की तरफ। और फिर इतना कहते ही कॉल कट हो जाता है। ससुरे फिर कट गया। जंग बुदबुदाता है और वो परेशान भी लग रहा होता है और फिर बोलता है, पर सबसे बड़ी भावना तो शुक्रगुजारी की थी। फिर भी ये सुनकर खुशी हुई कि माँ सुरक्षित है। और तभी उसका फोन लगातार बजने लगता है। जंग बोलता है, अब ये क्या है? मुझे अचानक से मैसेजेस आ रहे हैं। उसने नाम देखे और बताता है, सुन हो और ब्योंगजून। वो दोनों भी सुरक्षित है। तभी एक मैसेज देखकर उसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान आ जाती है और बोलता है, सच में ये सोचना कि वो ऐसे वक्त में भी मजाक कर रहे हैं कितना अजीब है ये। उसने सुनो और ब्योंगजून के बारे में सोचता है और बताता है, वो दोनों पास में ही रहते हैं तो शायद वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और सुरक्षित भी रह सकते हैं। और फिर जंग को ये देखकर अजीब लगता है कि उसे कितने कम लोगों ने उससे संपर्क किया होता है। इस पूरी सिचुएशन में केवल उसकी माँ और सुनहो और ब्योंगजून ने उससे संपर्क किए होते हैं। और फिर जंग का ध्यान हान येना पर जाता है और बोलता है, जितने लोगों को मैं जानता हूँ उनमें से हान ही मेरे सबसे पास में रहती है। और अब जब उसने इसके बारे में सोचा ही था तो उसे कुछ पास्ट की बातें याद आती है और बताता है वो पिछले साल यहाँ आई थी। उसे उस विजिट से जुड़ी एक छोटी बुरी याद थी, पर जंग ने उसे अलग कर दिया। और वहां बैठे हुए अपने विचारों से जूझते हुए जंग सोचता है, क्या वो सुरक्षित होगी? और बोलता है, अगर ये लक्षण जो भी वायरस के कारण है तो शायद उसके पिताजी हॉस्पिटल के डायरेक्टर होने के नाते कुछ हल जानते होंगे। और बोलता है, पर मैं इस वक्त हान की चिंता क्यों कर रहा हूँ? वो तो ठीक ही होगी यार, उसकी जिंदगी ठीक ठाक है, वो अच्छे से रहती है। जंग खुद को समझाने की कोशिश करता है और तभी कहीं से आवाज आती है, कोई जंग को बुला रहा होता है। जंग का सर ऊपर उठा और फिर उसने दरवाजे को घूरा। जंग का दिल एकदम हलक में आ गया होता है और बोलता है, मुझे लगा जैसे बाहर से किसी ने मुझे बुलाया। तभी आवाज वापस से आती है, जंग मिनजून क्या तुम अंदर हो? इस बार और पास से आती है, उसमें कोई बेताबी नहीं होती है। और फिर से एक बार आवाज आती है, अगर तुम अंदर हो तो मेरे लिए दरवाजा खोल दो, जल्दी जल्दी। जंग सोचने लगता है कि ये कौन हो सकता है। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा होता है। जंग आवाज पहचानने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे क्लिक होता है। जंग अविश्वास और शौक से बोलता है, ये तो हान येना है। और फिर अचानक दिखाया जाता है छोटे बेसमेंट की खिड़की के बाहर शीशे में से झांकते हुए ये हान येना होती है, जो बोलती है, क्या अंदर सचमुच जंग तुम ही हो ना? हान चिल्ला रही होती है, उसकी आवाज भी कांप रही होती है। उसकी आवाज भी कांप रही होती है और बोलती है, मुझे लगा अभी अभी एक आवाज मैंने सुनी थी। और फिर अचानक से हान बहुत डर जाती है। परछाइयों से कुछ घीसते हुए आकार बाहर आ रहे होते हैं। ये इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी होते हैं। वो सब हान की तरफ पड़ रहे होते हैं। हान ने उन्हें देखकर जोर से चीखती है। घबराहट से हान येना का चेहरा एकदम बिगड़ गया होता है। वो खिड़की पर पीटने लगती है। उसका डर बिल्कुल साफ दिख रहा होता है और बार बार बोले जा रही थी, जंग मिनजून दरवाजा खोलो प्लीज, अगर तुम अंदर हो तो जवाब दो। अंदर? जंग ने एक सेकंड भी नहीं सोचता है और जिस पल में भयानक खतरा था, जंग ने बिना देखे दरवाजे की तरफ भागा और लॉक को खोलते हुए जंग दरवाजा जोर से खोलता है और बोलता है, जल्दी अंदर आ जाओ। हान अंदर लड़खड़ा कर आती है, लगभग गिरते हुए अंदर आती है। तभी जंग ने तुरंत दरवाजे को जोर से बंद किया और जितने भी ताले थे सब फटाफट लगा देता है। बाहर मुर्दों की आवाजें ना डरावने संगीत जैसी लग रही होती है। लकड़ी से टकराने की और कराहने एंड थड़ थड़ की आवाजें आ रही होती है। तालान में हान ये ना कांप रही होती है। हान के आंसू बहे जा रहे थे। वो थकी हुई थी और एक पैर पर ज्यादा जोर दे रही होती है।
उसके पैर में चोट भी लगी होती है। और फिर तभी जंग घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर पूछता है, हे। हान अपनी भावनाएं में बहुत उलझी हुई थी। जंग पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम ये यहाँ क्या कर रही हो? हान ये ना बस जंग मिनजून पर गिर जाती है और फिर उसे गले लगाकर सिसकने लगती है। हान का पूरा शरीर कांप रहा होता है और फिर बोलती है, ये दुनिया में क्या हो रहा है? पकड़े रहा उसके अचानक आने और हान के सच्चे बिल्कुल बेताब सवाल से पूरी तरह से जंग शौक में होता है। फिर जंग मिनजून हान येना से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? आभारी और थोड़ी हाफती हुई आवाज में हान येना जवाब देती है, थैंक्स जंग, अगर तुम मुझे ना बचाते तो मैं आज मर ही जाती। कृतज्ञता से भरी आवाज में हाँ येना मिनजुन को गले लगा देती है। वहीं हम देख सकते हैं हान येना की इस हरकत से जंग मिनजून थोड़ा ब्लश करने लगता है और फिर शर्माते हुए बोलता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो ये है कि तुम अब सेफ हो। उम्मीद भरी आवाज में हान ही जंग से कहती है, अब तुम यहाँ हो? तो हाँ मैं अब सेफ हूं। और इधर उधर देखते हुए पूछती है, तुम अकेले हो घर में? जंग जवाब देता है, हाँ मैं अभी अकेला ही हूं। और फिर बताता है, मेरी माँ 3 दिन पहले काम के लिए बाहर गई थी और तभी ये महामारी फैल गया, इसलिए वो घर नहीं आ पाई इन ज़ॉम्बीज़ की वजह से, पर वो अब सेफ है और एक शेल्टर में चली गई है और वो अभी मिलिट्री कैंप में सुरक्षित है। चिंता और सहानुभूति के साथ मिनजुन हान येना से पूछता है, तुम्हारे माँ और पिता का क्या हाल है? क्या वो सेफ है? कुछ राहत भरी आवाज में हान येना जवाब देते हुए बताती है, मैंने पापा से बात की थी, जहां वो काम करते हैं वहां अभी वो सेफ है और मेरी माँ भी ठीक है। तभी सूखी और प्यासी आवाज में हान येना जंग से पूछती है, क्या तुम्हारे पास पानी है? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। और फिर थोड़ी उत्सुकता के साथ बोलती है, और क्या तुम्हारे पास पावर बैंक है? मुझे अपना फोन भी चार्ज करना है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं आश्चर्य और थोड़ी चिंता के साथ हान येना पानी पी रही होती है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा पानी पी रही होती है। 3-4 बोतल की पानी तो पी ली होती है। और हम देखते हैं जंग को जो थोड़ा परेशान लग रहा होता है और मन में सोचते हुए कहता है, ये लड़की बहुत ज्यादा पानी पी रही है, अगर ऐसे ही हान पानी पीती रहेगी तो पानी का कमी हो सकता है, जिससे दिक्कत और बढ़ जाएंगी हमारे लिए। और फिर बताता है, हमारे पास जो बचा हुआ पानी है वो जल्द ही खत्म होने वाला है। गुस्से और निराशा के साथ जंग मिनजुन सोचता है, ये हान इतनी मुसीबत लेकर आखिर मेरे घर ही क्यों आई? और फिर थोड़ा रूखा और सवालिया लहजे में जंग मिनजुन हान येना से पूछता है, आखिर तुम मेरे घर इतनी मुसीबत लेकर क्यों आई हो? थकी हुई और दर्द भरी आवाज में हान येना जवाब देती है जंग को और बताती है, मैं 3 दिन तक बाहर दौड़ती रही खुद को बचाने के लिए। और फिर 3 दिन पहले के बारे में बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ था और बोलती है, जब मैं लास्ट बार तुमसे मिली थी अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास, उसके बाद मैं अपने घर गई, पर तभी एक जरूरी काम की वजह से मुझे फिर से बाहर निकलना रहा। और फिर आगे बताती है, मैं जब रास्ते में थी तभी कई सारे लोग डर के मारे जोर जोर से चिल्लाते हुए दौड़ने लगते हैं और जब मैंने उस डर और दहशत को देखा तो मेरी भी हालत बहुत खराब हो जाती है और मैं एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियों के नीचे जाके छुप गई थी। मैं उसी किसी कोने में काफी टाइम तक छुपी रही। फिर निराशा और उम्मीद के मिश्रण के साथ कुछ टाइम बाद मैं बाहर निकली और सोचती हूँ जिस रास्ते से मैं जल्दी अपने घर जा सकूं उसी रास्ते से जाना अभी के लिए सही होगा। लेकिन जब मैं उस रास्ते से जा रही होती हूँ मैंने देखा रास्ते में पहले से ही बहुत सारे इन्फेक्टेड हुए ज़ॉम्बीज़ को जो बहुत खतरनाक थे। मैं डर और राहत की मिलीजुली भावना के साथ किसी तरह से उनसे बचते बचाते हुए जा रही थी और सोच रही थी कि मुझे अब कोई सेफ जगह खोजना होगा और जाना चाहिए। और तभी मुझे काफी सोचने पर अचानक से याद आया कि जंग मिनजुन का घर यही पास में ही है। फिर मैंने सोचा कि जंग मिनजुन 3 दिन पहले सेफ था तो शायद जंग के घर पर जाके मैं भी सेफ और बच सकती हूँ। और फिर बताती है अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस करते हुए कि यहाँ तक पहुँचना बहुत खतरनाक था। और तभी बेफिक्र और गंदी महसूस करते हुए हान येना जंग से बोलती है, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या यहाँ पर पानी है? क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए हैं। और फिर हान वॉशरूम में जाने लगती है। जंग मिनजुन बस ये सब देख रहा होता है और फिर जंग बोलता है, हान से सच में तुमसे बहुत स्मेल आ रही है, तुम्हारे अंडर आर्म से बहुत स्मेल आ रही है। वही हम देखते हैं शर्मिंदा और थोड़ा गुस्से से हान येना बोलती है, शाला लूजर, तू तेरी इतनी हिम्मत मुझे ऐसा कहने की, तुझे शर्म नहीं आती? और थोड़ा हंसते हुए नरम स्वर में हान येना बोलती है, छोड़ो, तुम्हारे यहाँ पानी है ना, मैं नहाऊंगी। जंग बोलता है, हाँ जाओ तुम नहा लो। हान येना जवाब देती है, थैंक्स मंजुन, और वॉशरूम में चली जाती है। और तभी हम जंग को देखते हैं जो
परेशान और चिंतित मन में सोचते हुए बोलता है, ये लड़की बहुत इरिटेटिंग है। और फिर बताता है, मेरे पास कुछ खाने का सामान और पानी था जिससे मैं 1 महीने तक आराम से रह सकता था। मैंने सोचा था कि मैं बाहर जाकर कोई सेफ शेल्टर में चाहूंगा, लेकिन अब इस लड़की की वजह से दिक्कत और बढ़ जाएगी। और थोड़ा निराशावादी स्वर में बोलता है, लेकिन अब अगर मैं हान को अकेला छोड़ दूं तो यह भी ठीक नहीं होगा। यादों में खोते हुए तभी हमें अब कुछ पास्ट सीन दिखाया जाता है, जहां जंग मंजुन क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में हान येना मिलती है, जो उसे एकदम से इग्नोर करते हुए चली गई होती है। पुराने दिनों को याद करते हुए थोड़ा दुखी स्वर में जंग बताता है, हान येना कभी मेरी तरफ देखती तक नहीं थी, वो मुझे हमेशा इग्नोर करती थी, मुझे कीड़े की तरह देखती थी। और तभी जंग प्रेजेंट में वापस आता है। अचानक बाथरूम से आवाज आती है। हान येना वॉशरूम में से कहती है, मिंजुन क्या तुम मुझे कोई कपड़े दे सकते हो? मैं अपने कपड़े धो रही। हमारे भाई साहब जो हमेशा मदद करने के लिए तैयार होते हैं, हान येन्स के लिए। और फिर जंग मंजुन जवाब देता है, हाँ क्यों नहीं, मेरे पास एक कपड़ा है। और फिर हान को कपड़े दे देता है। तभी संदेह भरी आवाज में हान येना बोलती है, ये क्या तुम्हारे कपड़े से हल्की स्मेल क्यों आ रही है? और नाक सिकोड़ते हुए पूछती है, तुम करते क्या हो इस कपड़े के साथ? ईमानदारी से और थोड़ा शर्मिंदा होते हुए जंग मिजुन बोलता है, असल में मैं कपड़े ठीक से धोता नहीं, इसलिए स्मेल करता है। हम देखते हैं हान को, जो बेपरवाह और मजबूर होते हुए कहती है, छोड़ो, जब तक मेरे कपड़े सूखते नहीं हैं तब तक मैं इसे ही पहन लेती हूँ। और हम जंग को देखते हैं, जो गुस्से और हैरानी में सोचते हुए कहता है, ये लड़की सच में पागल है, ऐसे समय में भी इरिटेटिंग बातें कर रही है। और तभी अगले सीन में हान येना बोलती है, आत्मविश्वास से मिंजुन, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? और फिर बताती है, मेरे हिसाब से हमें यहीं रहना चाहिए। जंग को देखते हैं, जो दृढ़ और निश्चित स्वर में कहता है, मैं कुछ टाइम बाद यहां से चला जाऊंगा। हान को देखते हैं, जो हैरानी और डर से कहती है, क्या तुम यहां से चले जाओगे सच में? लेकिन बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, तुम्हारे लिए ये खतरनाक होगा। जंग को देखते हैं, जो ईमानदारी से और थोड़ा कठोर होकर कहता है, चिंता मत करो, मैं अभी नहीं चाहूंगा। और फिर बोलता है, अगर तुम यहाँ ना आती तो मैं कल ही यहाँ से चला जाता। हान को देखते हैं, जो गुस्से और हताशा से कहती है, पर क्यों जाना है तुम्हें यहाँ से? और कहती है, खाना और पानी तो है ही, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी। धैर्य खोते हुए जंग मिंजुन कहता है, यह खाना और पानी खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? और फिर बताता है, इस बिल्डिंग के दूसरे फ्लैट और छत पर जो कमरे हैं, वहां से अगर कुछ खाना और पानी मिल जाए तो हम कुछ समय और निकाल सकते हैं, लेकिन फिर वह भी खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें इस जगह को छोड़ना होगा। जिद और डर से हान कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, और तुम्हें भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बाहर बहुत खतरा है, तुम जानते हो मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ, और अब तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ से चले जाओगे। हम जंग को देखते हैं, जो समझाने की कोशिश करते हुए थोड़ा थक गया होता है। और फिर जंग कहता है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर हम यहाँ रहे तो कुछ समय बाद खाना और पानी खत्म हो ही जाएगा, और फिर हमें मजबूरी में बाहर जाना ही पड़ेगा। और फिर जंग बोलता है, अगर तुम नहीं जाओगी तो कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा अकेले, और अगर जिंदा रहना है तो हमें लड़ना तो पड़ेगा ही। डर और चेतावनी के साथ हान येना बोलती है, जब तुम ज़ॉम्बीज के सामने जाओगे तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मैं बोल रही हूँ, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम पागलपन मत करो। निराशा और बेफिक्री के साथ जंग मिंजन बोलता है, क्या ही होगा, वो बस एक बार बाइट करेंगे और सब खत्म। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। अपने सपनों को याद करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ हान येना कहती है, ये तो तुम्हारा हिसाब है, मेरा तो अलग है। और बताती है, मैं यूएसए में जाके पढ़ाई करना चाहती हूँ, ये मेरा सपना है, इसलिए मैं जिंदा रहनी चाहती हूँ। तर्क देते हुए थोड़ा उत्साहित होते हुए जंग कहता है, अगर तुम्हें यूएसए में पढ़ना है तो उनसे कांटेक्ट करना होगा, यहाँ ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, कोई भी हमें बचाने नहीं आएगा। हम हान को देखते हैं, जो अब चुप हो जाती है और सोच में डूब जाती है। हान की उम्मीद जगाते हुए और आत्मविश्वास से जंग बताता है, मैं काफी समय से ज़ॉम्बीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो आम इंसानों की तरह नहीं चलते हैं, वो धीरे चलते हैं, इसलिए उन्हें अवॉइड करना संभव है। हम उन्हें बाईपास करते हुए निकल सकते हैं। तो बच्चा बनकर तुम चिल्लाना बंद करो और हमें शांति से सोचना होगा कि आगे क्या और कैसे करना चाहिए। हल्की हंसी के साथ हौसला बढ़ाते हुए जंग हंसकर कहता है, बस इसे तुम गेम की तरह समझो। हम हान को देखते हैं, जो गुस्से और डर से कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या?
मुझे बहुत डर लग रहा है। इस चीज को तुम सीरियसली लो। और फिर थकी हुई आवाज में हान बोलती है, ये सब अभी छोड़ो, मुझे नींद आ रही है, मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। और जंग से बोलती है, क्या तुम मुझे एक कंबल दे सकते हो? और फिर हम अगले सीन में देखते हैं गुस्से और अविश्वसनीयता से हान बोल रही होती है, जंग को, क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? और फिर कहती है, तुम जाओ बाहर जाकर सो। वही जंग अपना अधिकार जताते हुए बोलता है, ये मेरा घर है, मैं अपने रूम में ही सोऊंगा, तुम बाहर जाकर सो। भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते हुए जंग बोल रहा होता है हान को। और अब हान ये ना तो इमोशनली टूट जाती है और कहती है, अच्छा मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो एक आउटसाइडर हूं, मैं क्यों रूम में सोऊं? और फिर बोलती है, ठीक है तुम ही रूम में सो। हान ये ना दबाव महसूस करते हुए हाँ मान लेती है। और ये सब सुनकर जंग बहुत हेल्पलेस महसूस करने लगता है। तभी जंग कहता है हान से, ठीक है तुम ही रूम में सो जाओ, मैं बाहर जाके सो जाऊंगा। हान ये ना जो जिद और गुस्से में कहती है, नहीं मैं बाहर सोऊंगी, मैं रूम में नहीं सोऊंगी, तुम ही खुश रहो। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं थका हुआ और निराश होकर जंग बाहर सो रहा होता है और हान ये ना कमरे में सो रही होती है। बाहर की भयानक आवाजों की नकल डर का माहौल बना रही थी, क्योंकि बाहर जॉम्बीज भयानक आवाजें कर रहे होते हैं। तभी अचानक डर के मारे हान ये ना कांपती हुई आवाज में जंग को बुलाते हुए बोलती है, जंग तुम भी कमरे में सो जाओ, मुझे डर लग रहा, मैं अकेले नहीं रह सकती। और फिर बोलती है, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। हान की आवाज में एक उदासी घुली हुई होती है। फिर जंग को देखते हैं जो सोच ही रहा होता है कि अचानक ये क्या हो गया। और तभी हमें अगले दिन सुबह की हल्की रोशनी का सीन देखते हैं। हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि जंग रूम में जाता है, यंग रूम में जाता है या नहीं हान के बुलाने पर भी। तो हम देखते आस पास के घरों और अपार्टमेंटों का सीन, जहां पर कई सारे जॉम्बीज होते हैं और उनकी भयानक चीखें सुनाई दे रही होती है। एकदम खौफनाक मंजर लग रहा होता है देखने में। और फिर सीन शिफ्ट होता है और अब हमें मिंजुन के कमरे का सीन देखते हैं, जहां पर हान ये ना गहरी नींद में सो रही होती है। और तभी हम जंग को देखते हैं जो हान को देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, यह लड़की इतना क्यों सो रही है? लगता है सच में ये उन 3 रातों तक एक पल भी नहीं सो पाई होगी। और अब देखो कितनी शांति से सो रही है। जंग की आवाज में थोड़ी सी हमदर्दी भी होती है। और फिर अगले सीन में देखते हैं हान येना की आंखें खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। और तभी वो जंग को देखती है जो कहीं जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। हान येना की आवाज में अभी भी थोड़ी नींद का खुमार होता है, जो जंग से पूछती है, तुम अब कहाँ जा रहे हो? जंग मंजुन थोड़ा बेपरवाह सा जवाब देता है, हान को मैं टेरेस पर जा रहा हूँ। ये बात सुन के तो हान ये ना एकदम से डर जाती है, उसकी आवाज में घबराहट आ जाती है और बोलती है, क्या तुमने तो कहा था वहां टेरेस पर जॉम्बी है, अगर वहां तुम्हें कुछ हो गया तो? जंग मंजुन हान को तसल्ली देने की कोशिश करते हुए बोलता है, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे, मैं उनसे बचकर निकल जाऊंगा। और फिर हान से पूछता है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? जंग की आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। हान ये ना जैसे पागल हो जाती है और बोलती है, जंग से क्या तुम पागल हो गए? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगी। हान की आवाज में डर और गुस्सा दोनों होता है। और फिर जंग मिंजुन हान से बोलता है, ठीक है फिर मैं अकेले ही जाऊंगा, तुम यहीं पर रुकी रहो। और फिर अगले सीन में देखते हैं जंग अकेले ही जा रहा होता है और तभी अचानक से जाते हुए ही उसकी नजर अपार्टमेंट के मेन गेट पर पड़ती है। गेट थोड़ा टूटा हुआ होता है। ये देखकर तो जंग मंजुन की बहुत सिकुड़ जाती है और फिर वह चिंता करते हुए बोलता है, ये ग्लास का गेट अब ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। और फिर जंग मंजुन धीरे धीरे एक एक कदम फूक फूक कर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। हर आहट पर जंग का दिल धड़क रहा होता है। और तभी अचानक जंग के पीछे से हान येना की डरी हुई आवाज आती है। जंग पीछे देखता है तो हान भी आ रही होती है। हान बोलती है, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। जंग मिंजुन उसकी आवाज में बेबसी को महसूस कर लेता है और सीन बदलता है टेरेस पर। हवा में एक अजीब सी उदासी घुली हुई होती है और फिर हम देखते हैं जंग को जो रूफटॉप वाले लड़के के रूम में होता है और उस लड़के की गर्लफ्रेंड की डेथ बॉडी को देख रहा होता है, जो पहले से ही मरी पड़ी थी। जंग मंजुन एकदम से सन्न होकर खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर हैरानी और दुख दोनों के भाव होते हैं। और फिर जंग वहीं रुककर सिर झुकाकर उस लड़की के लिए प्रार्थना करता है, एक मौन श्रद्धांजलि देकर। और फिर जंग वापस रूम से बाहर चला जाता है और हान को बताता है, यहाँ पर एक लड़की मर चुकी है। यह बात सुनकर हान येना का चेहरा पीला पड़ जाता
और उसकी आंखों में डर और दुख एक साथ झलक रहे होते हैं। फिर जंग बोलता है, अच्छा होगा कि हम अंदर ना जाए। हम हान को देखते हैं जो एकदम बूत बन के सिर्फ जंग को देख रही होती है और कुछ भी नहीं बोलती है। और फिर हम जंग को देखते हैं जो टेरेस के किनारे पर बैठा होता है, जो हान से बात करते बोलता है, हमें यहाँ पर आग जलानी चाहिए ताकि जब कोई रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से जाए तो वो हमारी ओर ध्यान दे। और फिर हान ये ना निराश होते हुए बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है इससे कुछ होने वाला है? और हम आग कैसे जलाएंगे और कहाँ जलाएंगे अगर आग जलाने से पहले ही हेलीकॉप्टर चला गया? तो हान की मुंह से अनगिनत सवाल निकल रहे होते हैं। और फिर हान ये ना अचानक से बेवकूफी भरी हरकतें करने लगती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बोल रही होती है, क्या यहाँ कोई है? अगर कोई है तो हमें बचा लो। उसकी आवाज में बहुत डेस्परेशन होती है। तभी जंग मिनजुन एकदम से गुस्से में आ जाता है और बोलता है, यह क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे ऐसा करने से ज़ॉम्बीज़ यहाँ आ जाएंगे मेन गेट से, और मेन गेट पहले से ही कितना टूट चुका है। जंग की आवाज में गुस्सा और डर दोनों का मिश्रण होता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं हान येना और जंग मिनजुन दोनों को जो वापस से नीचे रूम में आकर अनाप शनाप सी बातें कर रहे होते हैं। और तभी हान बोलती है, उसकी आवाज में एक अजीब सा गुस्सा और चिढ़ होता है और मजाकिया अंदाज में, लेकिन कड़वाहट के साथ वह जंग को कहती है, तुम असल में एक बेवकूफ हो, कोई तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। तुम अकेले स्कूल जाते हो, अकेले घर पर रहते हो, तुम हमेशा अकेले ही रहते हो। लगता है तुम इंस्टाग्राम भी नहीं चलाते हो, अगर चलाते भी होगे तो 50 से ज्यादा फॉलोवर्स नहीं होंगे तुम्हारे। और जंग अपने मन में बोलता है, सोचते हुए थोड़ा परेशान होकर, ये लड़की कितना बोलती है, असल में मैं ही सिर्फ हूँ, इसके पास बात करने वाला कोई नहीं है, इसलिए यह मुझसे बात कर रही है। और बताता है, कभी मैं भी इसके साथ बात करना चाहता था, लेकिन अब मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जंग की आवाज में एक उदासी सी होती है। हान ये ना बड़बड़ाती रहती है, बिना रुके ब्ला ब्ला और भी ऐसी फालतू बातें करती रहती है, जो समझने वाले हैं वो समझ जाए। अचानक हान ये ना गुस्से में जंग मिंजन को जोर से लात मारती है। हान की आवाज में आग बरस रही होती है और चिल्लाते हुए बोलती है, शाला तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? तू लूजर है, तू बहुत इरिटेटिंग है। जंग मिंजुन दर्द से कराहते हुए बोलता है, रुको, मुझे लात मत मारो। और बताता है, मैं तो बस किसी और चीज के बारे में सोच रहा था। उसकी आवाज में दर्द और हैरानी दोनों होती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं, और ये नावेल किस नावेल की तरह दिख रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर कुछ देर बाद हान ये ना जंग को बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है। जंग मिनजुन, तुमने कुछ खाने के लिए खाना बताया है क्या? और क्या तुमने मेरे कपड़े धो दिए? और फिर हम देखते हैं हमारे जंग को, जो बेचारा हान येना के कपड़े धो रहा होता है और अपने मन में सोचता है, थोड़ा गुस्से और बेबसी के साथ बोल रहा होता है, क्या मैं हान का कोई दास हूं क्या, जो मैं यह काम कर रहा हूं? सच में जंग मिनजुन की ये हालत देख कर आए मुझे तो सच में दया आ रहा और मजा भी। ले मुझे ये सब अपने हाथों से ही धोने होंगे। और अच्छी बात तो यह है कि पानी के नल से अभी भी पानी आ रहा है, पर हमारा फूड सप्लाई खत्म होने वाला है। फिर अगले सीन में जंग मिनजुन को देखते हैं तैयार होकर एक फैसला करते हुए हान येना से कहता है, मैं बाहर जा रहा। हान येना एकदम से उठ बैठती है और चिंता करते हुए बोलती है, क्या तुम सच में जाओगे बाहर? बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। जंग उसकी बातों कौन सुना कर देता है और बाहर चला जाता है। बाहर का मंजर सच में भयानक होता है। चारों तरफ हिंसक ज़ॉम्बीज़ घूम रहे होते हैं, लेकिन जंग मिनजुन बहुत चालाकी से काब लेता है और वो ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करते हुए है बड़ी फुर्ती से उनसे बचते बचाते जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी जंग की तरफ देखने ही वाला होता है कि जंग तुरंत ही छिप जाता है। और फिर जंग अपने मन में सोचता है चिंता करते हुए, ये तो एक गेम जैसा लग रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दुनिया एक दिन जल्दी ही खत्म हो जाएगी। और अब हम जंग के अपार्टमेंट में देखते हैं, जहां पर हान येना कमरे में बैठी हुई होती है और हम देखते हैं शाम के 4 बज रहे होते हैं। और तभी अचानक से हान येना को हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है और उसके मन में एक कड़वा ख्याल आता है और बोलती है, इस हेलीकॉप्टर से क्या फ़ायदा, हमने इन्हें कितनी बार बुलाया पर उन्होंने हमें बचाया ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। हान ये सब काफ़ी गुस्से में बोल रही होती है और तभी हान येना को जंग का ख्याल आता है और वो बेचैनी से बोलती है, जंग अभी तक वापस क्यों नहीं आया? और ऐसे ही चिंता करते हुए कुछ समय और बीत जाता है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा होता है। हान येना की चिंता बढ़ती जा रही होती है।
उसे अब डर और बेबसी दोनों महसूस हो रहे होते हैं और फिर घबराते हुए बोलती है, क्या जंग मिंजुन भी तो ज़ॉम्बी नहीं बन गया और कहीं वो मुझे अकेले छोड़कर तो नहीं चला गया? और फिर हान थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है, नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसका पैर तोड़ दूंगी। और फिर हम देखते हैं हान ये ना पागलों की तरह जंग के बारे में सोच रही होती है और बोल रही होती है, जंग तुम अभी तक क्यों नहीं आए? और हम देखते हैं सूरज डूब रहा होता है। हान ये ना अब इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते और हान बोल रही होती है, सूरज डूब रहा है और जंग अभी तक नहीं आया। क्या वो सच में जॉम्बी वायरस से संक्रमित तो नहीं हो गया है? हान बोले जा रही होती है, प्लीज जल्दी आओ जंग मिनजुन। और फिर तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और जंग मिनजुन आ जाता है। जंग उत्साहित होकर हान से बोलता है, हान ये ना ये देखो। लेकिन हम देख सकते हैं हान ये ना अपनी भावनाओं में डूबी हुई होती है। गुस्से और आंसुओं के साथ जंग को बोलती है, क्या तुम मरने का इरादा रखते हो? जंग मिनजुन उसे शांत करने की कोशिश करता है और बोलता है, सुनो तो। हान ये ना मुझे एक पैम्फलेट मिला है और बताता है ये लीव्स हेलीकॉप्टर से फेंका गया था। मैंने उनका एड्रेस ढूंढ लिया है। मैं तो चला जाता लेकिन तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। हान ये ना थोड़ा हैरान होकर कहती है। क्या उसकी आंखों में अब हैरानी और उम्मीद का मिश्रण दोनों होता है? और फिर हान ये ना उस कागज को देखती है और बोलती है, यह तो एक लीव्स है। और बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? और फिर हान ये ना जंग मिंजुन को घूरते हुए बोलती है, तुम 3 घंटे लेट हो। और फिर एकदम आग बबूला होते हुए कहती है, क्या तुझे जरा भी होश नहीं कि मामला कितना खतरनाक है? एकदम पागल है क्या तू? और फिर हान का हाथ ऐसे उठा जैसे अभी एक लगा ही देगी जंग को। जंग मिंजुन झट से पीछे हट जाता है। ये देख जरा। उसने गिड़गिड़ाते हुए वो सिकुड़ा हुआ कागज निकाला और बताता है, मैं इसी वजह से लेट हुआ। उसने कागज को सीधा किया और हान को दिखाया। येन्ना का जो गुस्सा वाला चेहरा था ना, वो बस थोड़ा हैरान सा हो गया होता है। अब हान अब जंग को घूरने लगती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई होती है, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। वो थोड़ा अटक अटक के बोलने लगी, जैसे समझ रही हो कि क्या देख रही है। उस ईरी धुंधले कमरे में मोमबत्ती टिमटिमा रही थी और वो बस उस कागज को देखे जा रही होती है। मिंजुन बस खड़ा इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि उस पर ऐसा क्या लिख गया है। उस पे लिखा होता है, गंगबुक एरिया ब्लॉक पर फ्री किक, शाम 6 बजे तक यहाँ से निकल लो। मतलब जरूरी है। ये क्या बला है? येन्ना फुसफुसाते हुए बोली, थोड़ी कांप भी रही होती है। और तभी हमें पता चलता है वो लोग ठीक उसी जगह पर थे जहां कल लॉकडाउन लगने वाला होता है। और तभी हान येन्ना ने पीछे इशारा किया कागज के और बोली, यहाँ देख। और कागज के पीछे लिखा होता है, एरिया के हिसाब से स्टेटस, उनका इलाका जोम्बमान डोंग। बस सावधानी लिखा था। लगता था वहां इन्फेक्शन ज्यादा नहीं फैला था, लेकिन बगल के जो खास इलाके थे उसे अंदर से मालूम था कि उनकी जगह पर सावधानी ज्यादा देर टिकेगा नहीं। खतरा बस उनकी तरफ जूम करता आ रहा था। बचाव का इंतजार। ये बात दोनों के दिमाग में एक साथ आई। ये सबसे बेवकूफी वाली चीज थी जो वो कर सकते थे। उन्हें गंगबुक से निकलना था। अभी उस कागज ने उनकी पूरी सोच बदल दी होती है। उस पर लिखा था कि हान नदी ही शायद नाकाबंदी की बड़ी दीवार बनेगी। ये बहुत खतरनाक जगहें आखिर कितनी बुरी थी यार। थोड़ा अजीब था, पर उन्हें उस वार्निंग पर भरोसा करना पड़ा। नोआन और यू जांग बू जैसी जगहों से उत्तर की ओर भागने की सोचना, जिन पर सीरियसली बुरा निशान लगा था। ना बाबा ना, तो हाँ, उन्हें हान नदी पार करनी थी। दक्षिण की तरफ सबसे सीधा रास्ता योमगे और सांगरोम होता, लेकिन वार्निंग ने कहा कि वो जगहें भी सुपर खतरनाक थी। दूसरा ऑप्शन था लंबा चक्कर लगाकर पूरब की तरफ से जाना। किसी भी तरह से उन्हें जल्दी करनी थी क्योंकि टाइम बहुत कम था। खुशन सीबी से यांग चियान डोम, जो ज्यादा दूर नहीं था, वार्निंग पर सुरक्षित मार्ग था। शायद उनका सबसे बढ़िया दाव, भले ही लंबा रास्ता लेना पड़े। लेकिन मिंजुन ने अंदाजा लगाया कि शायद वह पुलिस या फौज वालों ने नाकेबंदी वगैरह लगा रखी होगी। हान येन्ना ने जंग की धराधर प्लान वाली बातें सुनी। उसने थोड़ा मुश्किल से सही माना और बोलती है, ठीक है यार, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तेरे में इतना दिमाग है। मुझे लगा था तू तो बस लूजर बंदा है, पर तू तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा स्मार्ट निकला। उसकी बात थोड़ी चुभी, पर मिंजुन ने बस नजरअंदाज कर दिया। और फिर जंग बोलता है, हमें यहां से निकलना है, जल्दी से जल्दी। ये ना डरी हुई लग रही थी और बोलती है, अभी आज रात ही सारे इन्फेक्टेड के बीच हमें सुबह तक रुकना चाहिए।
सूरज निकलने पर वो कम निकलते हैं। गंगबुक से शायद निकल भी ना पाने या यांग चियान डोंग तक पहुंच भी ना पाने की पूरी सोच ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया होता है। वो फिर से एकदम डेस्परेट हो गई। प्लीज, उसने धीमी आवाज में गिड़गिड़ाते हुए कहा, बस कुछ दिन और रुक जाते हैं। किसी के बचाने के लिए कोई तो आएगा ना, इससे पहले कि बहुत बुरा हो जाए। वो बस उस थोड़ी सी उम्मीद से चिपकी हुई थी। हाँ नियन्ना, मिंजुन लगभग चिल्लाया उसका नाम लेकर, एकदम तेज आवाज में। उसकी आंखें एकदम सीरियस थीं और बोलता है, अगर मरने का शौक है तो इसी बेसमेंट में पड़ी रहे। मैं कल सूरज निकलते ही निकल रहा हूँ, बात खत्म। हान एकदम चुप हो गई, जैसे उसकी सीरियसनेस को समझ रही हो। उसने आह भरी एक पल के लिए चेहरा हाथों में छुपा लिया। एकदम चिढ़ी हुई लग रही थी, पर वो मान गई। धत तेरे की, उसने बड़बड़ाते हुए हार मानते हुए कहा। ठीक है, चलूंगी। मिंजुन के दिमाग में तुरंत काम की बातें आईं। कोई और बैकपैक है तेरे पास खाना पानी के लिए? येन्ना ने एक छोटे सूटकेस का जिक्र किया, पर कहा कि वो तो बस फालतू में अटकेगा। सीन चेंज होता है। सुबह की हल्की रोशनी शहर की इमारतों को छू रही होती है। सुबह हो गई है और निकलने का टाइम भी। अंदर वापस आप देख सकते थे उनकी टूटी फूटी सी बैरिकोड जो बक्सों और टेप से बनाई थी। वही उनका बड़ा डिफेंस था रात भर में अंदर आने वाली किसी भी चीज के खिलाफ। और बैकपैक तो तैयार ही था। और फिर जंग मिंजुन ने पूछा, हान से चलने के लिए तैयार हो? येन्ना ने सिर हिलाया, पर थोड़ा मन मारकर वो थोड़ा घुमा, जैसे निकलने से पहले कुछ और पूछना हो। क्या तू वाकई अपने पापा के हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाने में ओके है? हान से दोबारा पूछने में बुरा लगा, पर यार, उसके पापा वहां काम करते थे। क्या उसे ये चेक नहीं करना चाहिए था कि वो ठीक हैं या कहाँ है? येन्ना ने एक पल उसे घूरा। उसकी आंखों में बहुत ही तेज हिचकिचाहट आई। उसने जबरदस्ती मुस्कुराया, ये नकली सी हंसी। ठीक है, उसने कहा, बहुत जल्दी, पहले से ही हिलते हुए, जैसे बस इस टॉपिक से छुटकारा पाना चाहती हो। उसने समझाया, शब्दों को जल्दी जल्दी उगलते हुए, कि पिछली बार जब उन्होंने बात की थी तो उसके पापा ने कहा था कि वो गंगबुक से पहले ही निकल चुके हैं। उसकी मम्मी को किसी सेफ जगह ले गए हैं। अब तुम खुश? उसने एकदम अचानक और तीखे अंदाज में पूछा, जिससे मिंजुन उसके सडन एटीट्यूड से एकदम कंफ्यूज्ड रह गया होता है। बात खत्म करने की कोशिश करते हुए येन्ना ने बस कहा, चलो चले। अब मिंजुन अभी भी थोड़ा खोया हुआ लग रहा होता है। और फिर हमें बाहर का व्यू दिखाया जाता है। सूरज एकदम तेज चमक रहा था। थोड़ा अजीब था, वो बेसमेंट से भागे। मिंजुन एक गंदी सी गली से क्रेप्ट, जहां हर जगह लाल खूनों के दाग होते हैं। जंग कुछ कूड़ेदानों के पीछे दुबक कर गया झांकते हुए, और एक ज़ॉम्बी देखा। येन्ना भी उसी रास्ते से आ रही होती है। उसने उसे वेव किया, रास्ता साफ होने का इशारा दिया, और हान उसकी तरफ दौड़ी। ऊपर से देखो तो गली एकदम कबाड़ खाना लग रही होती है। एक एम्बुलेंस पलटी हुई होती है, हर जगह खूनों के निशान होते हैं। जंग, मिंजुन और येन्ना उस टूटी फूटी गली से भागे, पास में धीरे धीरे चलते, कुछ इन्फेक्टेड से जल्दी से बचते हुए। जमीन गंदे निशानों से भरी होती है। मिंजुन ने रास्ता दिखाया और चिल्लाते हुए इधर से। येन्ना ने वापस चिल्लाया। ठीक है, वो एक चौड़ी गली में पहुंचे जो थोड़ी शांत दिख रही होती है। तभी सड़क के बीच में एक बस रुकी हुई देखते हैं। पास गए, देखा कि वो टूटी हुई थी, उस पर खून के निशान थे। अरे, उस बस पर एक आइडल का बर्थडे वाला पोस्टर लगा होता है। कोई लुमिना नाम की लड़की थी, वो भी खराब हो गया था। फुटपाथ के किनारे चलते हुए मिंजुन ने कहा, यार अजीब लग रहा है, अभी घूमना कितना आसान है ना? शायद थोड़ा कम टेंशन है या कुछ। जंग ने हान ये ना को चेतावनी दी और बताया, जो काली छायादार जगह हैं ना, उनका ध्यान रखना। वो समझाता रहा, जहां सूरज एकदम तेज होता है ना, वहां ज्यादातर इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, पर इस पर पूरी तरह भरोसा मत करना। हान येन्ना ने बस सिर हिलाया, चुपचाप। वो सोच रही थी कि क्या यांग डोंगपो अभी भी बहुत दूर था। जंग मिंजुन ने उसे कहा कि बस थोड़ा और हिम्मत रखो। उसे तो एकदम विश हो रहा था कि उनके पास एक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर होता। घूमने के बारे में सोचते हुए उसने माना, हाँ बहुत तेज होता, पर सिग्नल नहीं था, तो वो शेयर्ड स्कूटर बेकार थे। वो सोच रहा था कि सारी बाइकें गई कहाँ यार। अब महान येन्ना को देखते हैं जो एकदम थक गई होती है। उसने चलना बंद कर दिया और बोलती है, 5 मिनट, मुझे ब्रेक चाहिए, हम बहुत तेज चल रहे थे काफी टाइम से। हान ने फिर अपनी टांगे मली और बोलती है, मेरी टांगे एकदम टूट रही है। मिंजुन बस उसे घूरता रहा, फिर एकदम सरकास्टिक अंदाज में, हान जरूर, चलो यही रुककर पिंडली की मालिश करवा लेते हैं, मैं तो अकेला ही निकल जाता हूँ फिर।
येन्ना ने बस मन ही मन सोचा कि कितना फ्रीकिंग इडियट है ये। और फिर हान जंग को बोलती है, अब जब घर से बाहर निकल गए हैं ना, तो यार एकदम दिमाग खराब कर रहा है। उसने चेतावनी दी, बस सेफ जोन तक पहुंचने दे, तब देखना। और तभी अचानक से जंग बोलता है, चुप कर, तुम्हारे बोलने से इन्फेक्टेड जो ज़ोंबीज़ है सुन सकते हैं। वहां खड़े होकर पूरे शहर को देखते हुए येन्ना ने पूछा, आवाज एकदम थकी हुई थी, यांगडोम तक पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा? फुटपाथ के किनारे चलते हुए जंग ने जवाब दिया, अभी और चलना है, पर तुमने तो कहा था कि हम लगभग पहुंच गए हैं। हान येना ने शिकायत की। कचरे से ब्लॉब्ड गली से नीचे चलते हुए जंग ने हान को कहा, बस थोड़ा और हिम्मत रखो। इन्फेक्टेड से बचते हुए और येन्ना की कंप्लेनिंग सुनते हुए मिंजुन को खुद भी थोड़ा सेंसिटिव सा महसूस होने लगा था। अजीब है। और तभी हान ने पानी मांगा, पर जंग मिंजुन ने मना कर दिया और बोलता है, पानी अभी बहुत कीमती है। और फिर गली में थोड़ा और आगे उन्हें वो दिखा। ये बहुत बड़ा काम चलाओ बैरिकोड। एक ट्रक और ढेर सारा फर्नीचर फील्ड अप था, सब कुछ ब्लॉक कर रहा था। मिंजुन बस देखता रह गया। देखते हुए बोला, यार कितना बड़ा है, येन्ना भी इससे थोड़ी अमेजिड लग रही होती है। मिंजुन ने समझाया, यांग चियान डोंग बस इसके उस पार है। इस बड़ी दीवार की वजह से वो जगह उन क्रेजी गलियों से ज्यादा सेफ लग रही थी जिनसे वो अभी गुजरे थे। येन्ना ने राहत की सांस ली और बोलती है, शायद वहां लोग होंगे, शायद वहां लोग होंगे। उसने उम्मीद की। जंग मिंजुन ने सोचा कि उन्हें जल्दी से चेक करना चाहिए, पर उसने ये भी सोचा कि अगर लोग होते तो उन्हें इलाके की ज्यादा पास से गार्डिंग करनी चाहिए थी। जैसे ही वो बैरिकोड पर चढ़ना शुरू हुआ, तभी हान येन्ना ने कुछ नोटिस किया। आसपास कोई इन्फेक्टेड नहीं था, वो गंदी सड़ी हुई बदबू भी यहाँ कम थी। फिर भी हान येना ने जंग को चेतावनी दी और बोलती है, अपने गार्ड को नीचे मत करना तुम। येन्ना ने एक जगह पर इशारा किया जो काफी छिपी हुई लग रही थी और बोलती है, चलो ये थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। और बताती है, यार मैं चलने से एकदम थक गई हूँ। जंग मिंजुन ने एकदम ड्राई आवाज में जवाब दिया, उसके लिए टाइम नहीं है। येन्ना इससे पूरी तरह से हैरान और थोड़ी ऑफेंडेड लग रही थी। और फिर जंग से बोलती है, क्या तू कह रहा है कि मैं ज्यादा कर रही हूँ? हान को इग्नोर करके मिंजुन बस अपने आप बैरिकोड के ऊपर चढ़ता रहा। हान ये ना सोचते हुए अपने मन में बोलती है, ये कितना अनोइंग है। और फिर दोनों बैरिकोड पार करने के बाद वो बस गली में खड़े हो गए, एक दूसरे के सामने। इस अजीब खामोशी में येन्ना की आंखों में आंसू भरने लगे। ये पूरा वियर्ड सिचुएशन जंग को परेशान कर रहा था। मिंजुन बस एकदम सीरियस चेहरा बनाए उसे घूरता रहा। येन्ना के चेहरे से एक आंसू रुड़का। फिर एकदम से उसने कहा, माफ करना। मिंजुन की आंखें ग्लासेस के पीछे पड़ी हो गई होती है। हान को ऐसा कहने पर जंग एकदम शॉक्ड रह गया होता है। माफ करना, हान येना ने फिर से कहा। आवाज एकदम अपसेट थी। पर फिर ठीक उसके पीछे खतरा आ गया। गली में इन्फेक्टेड की भीड़ आ रही होती है, सावधान। मिंजुन डर कर चिल्लाया और हान को उन ज़ोंबीज़ के बारे में चेतावनी देते हुए जो सीधे की तरफ आ रहे होते हैं, वो आ रहे होते हैं चिल्लाते हुए, पूरी स्पीड से हमला करने के लिए तैयार। और तभी बिना सोचे समझे जंग मिंजुन ने येन्ना की कलाई एकदम कसकर पकड़ी। उसे खींचते हुए वो पागलों की तरह दौड़ने लगा। उनका पीछा कर रहे भीड़ से भागने की कोशिश कर रहा था। वो उस खराब गली से स्प्रिंटेड हुए भाग रहे होते हैं। ज़ोंबीज़ ठीक उनके पीछे ही होते हैं। ये एकदम पैनिक मोड था। अपने पैनिक में हान येन्ना चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है, पर सेफ होना चाहिए था। और फिर जंग मिंजुन ने बस वापस चिल्लाया और बोलता है, बस भागते रहो। जब वो दौड़ रहे थे, जंग मिंजुन ने आगे कुछ हिलता हुआ देखा। किसी ओपनिंग के पास कोई आदमी था, शायद कोई सर्वाइवर था। वो आदमी पागलों की तरह वेव कर रहा था, उन्हें इस काम चलाओ एंट्रेंस की तरफ बुला रहा था। उसने चिल्लाया कि वो इसे बंद करने वाला है और उन्हें जल्दी से अंदर घुसने के लिए कहा। पर मिंजुन ने यार उसे ब्लॉक करने में मदद करने की पेशकश की। येन्ना ने पीछे मुड़कर देखा, उसके फैसले से पूरी तरह से हैरान। अंदर घुस जा और छिप जा। मिंजुन ने तुरंत हान को आदेश दिया और बोला, मैं मदद करूंगा। साथ मिलकर काम करते हुए मिंजुन और सर्वाइवर ने फर्नीचर का ये भारी टुकड़ा धकेला ज़ोंबीज़ के खिलाफ, और वो पेनिंग को सील करने की कोशिश करते हुए वो सर्वाइवर ने गिना 1, 2, 3। ठीक उसी समय जब उन्होंने धकेला, एक ज़ॉम्बी हाथ गैप से निकल आया और सर्वाइवर का चेहरा कसकर पकड़ लिया होता है। हे भगवान, जंग मिंजुन शोक में चिल्लाया। निराश आदमी ने ज़ॉम्बी से हटने के लिए चिल्लाया। इस हॉरिबल गर्गलिंग स्क्रिम के साथ
सर्वाइवर उस जोम्बी के द्वारा नीचे खींच लिया गया होता है और जमीन पर जोर से गिर जाता है। काम चलाओ एंट्रेंस बस पूरी तरह से टूट ही गया होता है। वो आदमी अब एकदम पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है। तभी जंग बोलता है, ये टूट गया है और भागो। डर के मारे हान येन्ना ने एक तेज चीख मारी। पीछे की तरफ भाग, जंग मिनजुन चिल्लाया। उसकी आवाज टाइट थी। फिर से दौड़ते हुए वो उस पतली गली से भागे। एक जोम्बी ठीक उनके पीछे ही था। वो दौड़े और एक डेड एंड पर पहुंच गए होते हैं। आगे का रास्ता फर्नीचर से ब्लॉक होता है। मिनजुन ने येंदा को चढ़ने में मदद की जैसे खतरा करीब आया। पाइल के ऊपर से मिनजुन ने इसे देखा। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता अब कूदना था। हमें कूदना पड़ेगा, जंग ने येंदा से कहा। हान भी सहमत हो जाती है और कांपते हुए बोलती है, और कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों ने ऑब्स्टेकल से नीचे कूदे और तभी हान येन्ना गिर जाती है जैसे वो गिरी। लैंडिंग एकदम गलत होती है। जब हान उतरी तो वो दर्द से चिल्लाई और बोलती है, मेरा पैर। उसे एहसास हुआ कूदते हुए उसकी एंकल मुड़ गया था। जंग मिनजुन चिंतित दिख रहा था। फिर मिनजुन का चेहरा चिंतित से बस प्योर टेरर में बदल जाता है। वो जोम्बी ने एक स्क्रिम निकाला। आगे देखते हुए मिनजुन ने दो और जोम्बी को उनकी ओर दौड़ते हुए देखा और बोला, फंस गए। और देखता है हान येन्ना को चोट लगी होती है। जंग मिनजुन की आंख पर ग्लासेस के जरिए एक क्लोजअप ने दिखाया कि वो कितना स्ट्रेस था। शायद उसे कुछ याद आ रहा था। एक आवाज उसके दिमाग में आई, शिकायत करते हुए कि वो कितना अनोइंग था। कह रही थी कि अगर कोई तुम्हें बुली और तंग करे तो उसे कम से कम थोड़ा तो लड़ना चाहिए। पिटे जाने पर भी खड़े होने के लिए हिम्मत चाहिए। जंग मिनजुन के दिमाग में हान येन्ना की आवाज थी। उसने कहा कि उसे उसकी तरह किसी को देखकर बुरा लगता है। भले ही तुम किसी चीज में अच्छे ना हो, पर लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। याददाश्त चलती रही। येन्ना पूछ रही थी कि क्या ऐसे जीना उसे दुखी नहीं करता। और ये सब याद आने पर जंग मिनजुन ने अपनी कोट में हाथ डाला और अपनी नाइफ निकालते हुए सोचते हुए बोलता है, भले ही मैं यहीं मर जाऊं। हान येन्ना ने जंग का नाम लिया। याददाश्त जैसे वहीं रुक गई। प्रेजेंट में वापस मिनजुन खड़ा हो गया होता है और अब एकदम डिटर्मिनेशन में दिख रहा होता है। उस सुपर क्लोज खतरे का सामना करने वाला था और हान येन्ना के सामने जाके खड़ा हो जाता है, उनकी तरफ आते जोम्बी को घूरते हुए। जंग मिनजुन ने फैसला किया कि वो अब किसी लूजर की तरह बस भागेगा नहीं। तभी अचानक से एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज गूंजी जो पूरे इलाके में गूंज उठी। पहिया बहुत तेजी से घूम रहा था। मोटरसाइकिल चला रहे बंदे ने जोर से चिल्लाकर कहा, नीचे हो जाओ। मिनजुन और येना हैरान होकर देखने लगे जैसे जैसे जोम्बी उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अचानक हुई इस घटना से मिनजुन थोड़ा घबरा गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा। सोचने का वक्त ही नहीं था कि तभी बाइकर ने जोम्बी को जोरदार टक्कर मारी और उसे पलक झपकते ही ढेर कर दिया। तभी एक और बंदा इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आया और उसने भी एक और जोम्बी को निपटा दिया। उनमें से एक ने निशाना एकदम सही लगने की तारीफ की, जबकि दूसरे ने हुक्म दिया, मिनजुन को भी ले आओ। नए आए लोग चिल्ला रहे थे, मिनजुन को खत्म करना चाहते थे। इसे खत्म करो, इसे मार डालो, चिल्ला रहे थे। ये सब देखकर सहमी हुई और बहुत ज्यादा हैरान थी। एक हमलावर को तो इस टक्कर का जश्न मना रहा था। उसे इस हालात में मजा आ रहा था। उसने कहा कि बाइक चलाना और चीजों से यूं टकराना कितना फन है। घूमते ही उस हमलावर की नजर येना पर पड़ी। हैरान होकर उसने पूछा, हन येना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? येना भी शायद उस लड़के को पहचान गई थी क्योंकि वो थोड़ी हैरान दिखी। हमलावर येना के रिएक्शन से थोड़ा कंफ्यूज हुआ। फिर उसने सोचा कि येना के साथ ये लड़का आखिर है कौन। मिनजुन को एक सिहरन सी महसूस हुई। उसे लगा कि यार अब तो मैं गया काम से। इतने सारे लोगों में से ये था पार्क सोंगबिन, वही 18 साल का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। उसने मिनजुन को बेवकूफ कहा और सीधा पूछा, तू येना के साथ क्या कर रहा है? मिनजुन ने मन ही मन सोचा कि यार जॉम्बी से भी ज्यादा बुरा तो इसे देखना है। काश ये न मिला होता। तो गली में दोनों गुट एक दूसरे के सामने खड़े थे। सोंगबिन की नजर मिनजुन के हाथ में पकड़े चाकू पर पड़ी। वो हंसा और पूछा, क्या तू इन चीजों से लड़ने वाला था, इस छोटे से चाकू से? उसने आगे कहा, मुझे तो लगा था कि तू तो सिर्फ एक डरपोक है। उस बुढ़ी ने पूछा कि क्या तुम दोनों बस यूं ही टकरा गए? वाह क्या अजीब कॉम्बिनेशन है। येना ने घबराकर जवाब दिया, हाँ कुछ ऐसा ही हो गया। लड़की ने ग्रुप को उनकी मदद के लिए दिल से शुक्रिया कहा। मान गई कि उनके बिना तो वो शायद अब तक जॉम्बी का नाश्ता बन चुकी होती।
सोंगबिन इतराया कि देखो, मैंने तुम्हारी जान बचाई। बात बदलते हुए सोंगबिन ने पूछा कि येना कहाँ जा रही थी और उसे अपने साथ चलने का न्योता दिया। उसने दावा किया कि उनके पास एक एकदम सेफ जगह है जहां दर्जन भर से ज्यादा लोग, यहां तक कि बड़े बुजुर्ग भी हैं। मिनजुन शक की नजर से ये सब सुन रहा था। मिनजुन ने बीच में टोकते हुए पूछा, क्या तुमने सुना है कि गांगो बंद हो रहा है? क्या हमें यहां से निकल नहीं जाना चाहिए अभी? सोंगबिन हंसा और बोला, यार अब बहुत देर हो चुकी है। उसने उन्हें उनके ठिकाने पर चलने का न्योता दिया जहां वो उन्हें पूरी कहानी समझाएगा। मोटरसाइकिल की पिछली सीट दिखाते हुए सोमबिन ने येना से कहा, आओ बैठ जाओ। उसने शुक्रिया कहा और मान गई। एक दोस्त ने पूछा, अगर येना बाइक पर जाएगी तो स्कूटर का क्या होगा? सोंगबिन ने जवाब दिया, अरे दोनों लड़के स्कूटर शेयर कर सकते हैं। एक क्लोजअप शॉट में सोंगबिन की नजर दिखाई देती है। वो या तो बहुत खुश लग रहा है या फिर उसके मन में कुछ गड़बड़ चल रही है। येना थोड़ी हिचकिचा रही थी। उसे ये पूरी सिचुएशन थोड़ी अटपटी लग रही थी। एक साथी ने सोंगबिन के कान में धीरे से फुसफुसाया, क्या येना को साथ ले जाना वाकई अच्छा आइडिया है? लड़की ने सुन लिया और झट से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? सोंगबिन जल्दी से बात बदल गया, कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस उससे कहो बाइक पर बैठ जाए। येना अभी भी एक पल के लिए हिचकिचाई, पीछे मुड़कर देखा जैसे कुछ सोच रही हो। फिर वो सोंगबिन की तरफ मुड़ी और एकदम से उसे जंग मिनजुन याद आया। उसने पूछा, और जंग मिनजुन का क्या? उसे भी तो जाना है, हम उसे कैसे ले जाएंगे? हमलावर उसके सवाल पर थोड़ा हैरान लगा। सोमबिन के दोस्तों ने पूछा कि अब मिनजुन का क्या करे? एक ने तो सीधे कहा, अरे उसे यहीं छोड़ दो। दूसरे ने और जोड़ा कि वो लूजर तो सिर्फ हमें धीमा करेगा, और हाँ, उन्हें खाना भी तो बचाना था। येना को यह सुनकर थोड़ी उदासी हुई। फिर उसने उनसे जंग मिनजुन को भी साथ ले जाने के लिए कहा। सोंगबिन फिर मान गया, कहा कि ठीक है, एक और बंदा होने से कोई नुकसान नहीं होगा। अचानक से मिनजुन ने उस ऑफर को ठुकरा दिया, रहने दो, मैं नहीं जाऊंगा। सोंगबिन उसके जवाब पर हैरान था। मिनजुन ने दावा किया कि वो चीजों को अकेले संभाल लेगा। उसे एक जगह पहुंचना था। येना मिनजुन के इस फैसले से थोड़ी चिंतित लग रही थी। मिनजुन जाने के लिए मुड़ा, लेकिन सोंगबिन ने उसे आवाज दी, ओए सुनो जरा। बुली फिर से नजरअंदाज किए जाने पर गुस्सा हो गया। उसने पूछा, क्या तुझे पिछली बार याद नहीं है? धमकी दी कि अगर फिर से नजरअंदाज किया तो वो लड़के को खत्म कर देगा। बोला, अबे देश ही चला गया है तो मिनजुन को ठिकाने लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। पूछा, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे वैसे ही चोट पहुंचाऊं जैसे मैंने अभी उन जॉम्बी को पहुंचाई थी? मिनजुन ने बुली का सामना किया। धमकियों के बावजूद उसके चेहरे पर शांत भाव था। सोमबिन मिनजुन को वहां आने को कहता है, फिर से उसे लूजर कहता है। हैरानी की बात है कि ये ना बीच में आई। पूछा, पाक सोंगबिन, क्या तू पागल है? उसने पूछा कि ये ना बीच में आए। मिनजुन को चोट पहुंचाने का क्या मतलब था? उसे याद दिलाया कि पिछली बार भी सोंगबिन ने ही मिनजुन को मारा था। दावा किया कि वो जरा भी नहीं बदला है। लड़का ये सुनकर थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। तभी एक पिछला पल दिखाया जाता है। सोंगबिन अपने दोस्त चांगमैन से बात कर रहा है। उसने सुझाव दिया कि अगर येना उनके साथ जाती है तो आज एकदम सही मौका होगा। पूछा कि क्या दोस्त कुछ ट्राई करना चाहता है? चांगमैन ने कहा कि उसने येना की तस्वीरें ऑनलाइन देखी है। लड़की उसे बहुत सुंदर लगी और पूछा कि क्या वो असल में वैसी ही है। सोंगबिन हंसकर पुष्टि करता है, दोस्त उसकी सुंदरता से बहुत प्रभावित होता है। चांगमैन फिर पूछता है कि पार्क सोंगबिन येना को क्यों परेशान कर रहा है। उसने उन दोनों के कुछ करने के बारे में एक गंदा सा मजाक किया और जोर से हंसने लगा। मिनजुन ये सब सुनकर साफ तौर पर बहुत ज्यादा असहज दिख रहा था। दूसरे दोनों की बातें सुनकर उसे ठंडे पसीने आ गए थे। सोंगबिन जल्दी से लड़की से माफी मांगता है, कहा कि वो उसके सामने थोड़ा वाइल्ड हो गया था। येना उसे दोबारा ऐसा न करने को कहती है। वो जल्दी से मान जाता है। सबको हैरान करते हुए मिनजुन ने सोंगबिन से माफी मांगी, कहा कि उसने उनके ग्रुप के साथ जाने का फैसला किया है। बुली एक पल के लिए मिनजुन को घूरता रहा। उसके चेहरे पर गंभीर और ऐसा भाव था जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। थोड़ी देर बाद सोंगबिन हल्का मुस्कुराया, कहा, हाँ ये ठीक है। टिप्पणी की कि अब अकेले बाहर जाना तो मानो जॉम्बी बेस में सीधे कूदने जैसा होगा। लड़के ने प्रस्ताव दिया कि वे पहले ठिकाने पर जाकर थोड़ा आराम करें। उसने मिनजुन को कल उसकी मंजिल तक बाइक से छोड़ने की पेशकश भी की। सीन सड़क पर पड़ी एक टूटी हुई कार पर कटता है।
जैसे ही वे बात करते वैसे ही वे बात करते हैं। नजारा बदलता है। इमारतों और गलियों के बीच का रास्ता दिखाता है। इमारतों और गलियों के बीच का रास्ता दिखाता है। अब ठिकाने पर पहुंचकर सोमबिन एक तरह के गैराज या वेयर हाउस में जाने का रास्ता दिखाता है। प्रवेश द्वार पर नो एंट्री जैसे साइन दिखाई दे रहे थे। ग्रुप इस काम चलाओ अड्डे में घुसता है। सोंगबिन ने ताना मारते हुए पूछा, क्या मिंजुन पहले कभी यहां आया है? चश्मे वाला लड़का कंफ्यूज लग रहा था। उसने पूछा, ये जगह कौन सी है? मिंजुन अचानक जगह पहचान गया। ये उस छोड़ी हुई कंस्ट्रक्शन साइट का रास्ता था, वही जगह जहां पार्क सोमबिन उसे मुक्कों से मारता था। लड़का सोचता है कि क्या वे इसे ही ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लड़का मिंजुन पर चिल्लाया, उसे बेवकूफ कहा, शिकायत की कि उसने काम चलाओ बैरिकेड में एक गैप छोड़ दिया है। उसे खुद जाकर उसे ठीक करने को कहा। ये ना ये सब देख रही थी। दूसरों का ध्यान बंटने का फायदा उठाकर मिंजुन ने धीरे से येना का नाम लिया। लड़की उसकी तरफ मुड़ी, कंफ्यूज दिख रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, देखो, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि हमें इन लोगों के साथ जाना चाहिए। उसने सुझाव दिया कि उन्हें मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। येना उसे देखती रही। उसकी बात पर सोचकर मिंजुन ने अपनी बुरी फीलिंग बताई। उसे लग रहा था कि उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। उसने दावा किया कि ये पूरी सिचुएशन ही सही नहीं लग रही। इसके एकदम उलट येना ने उससे चिंता न करने को कहा, दूसरों को बेवकूफ कहा और यहाँ तक कहा कि सोंगबिन तो एलिमेंट्री स्कूल से ही मेरा डोरमेट रहा है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। येना बात करती रही। उसने गारंटी दी कि वो मिंजुन की पूरी तरह से रक्षा करेगी। अगर सोंगबिन ने फिर कुछ करने की कोशिश की तो लड़की ने पूछा, क्या वो समझता है? इसके अलावा उसने बताया कि ठिकाने में और भी बहुत सारे सर्वाइवर और बड़े लोग हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। मिंजुन ने सोचा कि क्या वो वाकई इस पर 100% यकीन करती है। लड़का सोचता है कि येना के लिए तो ये सिर्फ दोस्त है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि ये लोग किस तरह के हैं। वो सोचता रहता है, क्या येना अभी भी पार्क सोमबिन को सिर्फ एक पुराना क्लासमेट ही देखती है? लड़की एक पल के लिए चुप रही। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे समझा नहीं जा सकता था। अचानक येना ने पार्क सोमबिन को आवाज दी, जो ग्रुप से दूर जा रहा था। फिर उसने चेतावनी दी, कहा कि वे दोनों अभी वापस आ जाएंगे। येना ने समझाया कि उसके माता पिता सियाप्याम शेल्टर में है, इसलिए उसकी वहां जाने की योजना है। उसने जोर देकर कहा कि अगर वे आज नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी, उन्हें आज ही निकलना होगा। एक लड़के ने हैरान होकर पूछा, क्या कोप्यांग में वाकई कोई शेल्टर है? पार्क सोमबिन ने पलटवार किया, कहा कि जहां तक उसे पता है कोप्यांग तो पूरी तरह तबाह हो गया था। येना और मिंजुन ये सुनकर साफ तौर पर बहुत हैरान थे। बुरी ने पूछा, तुम उस बेवकूफ मिंजुन के साथ अकेले बाहर जाने का इतना बड़ा खतरा क्यों उठा रही हो? उसने सुझाव दिया कि वो आज यहीं आराम करे और उनके ग्रुप के साथ कल सुबह निकले, जब सब सुरक्षित हो। येना प्रस्ताव पर थोड़ी हिचकिचाती लग रही थी। लड़की ने जोर देकर कहा कि यह थोड़ा जरूरी है। कहा कि हम तो वैसे भी अभी निकल रहे हैं। मिंजुन की ओर मुड़कर येना ने उन्हें चलने को कहा, हल्की सी जबरदस्ती वाली हंसी के साथ। पार्क सोमबिन लड़की के सामने खड़ा हो गया। उसका नाम बहुत गंभीरता से लिया। उसने वही बात दोहराई जो उसने पहले कही थी, अगर तुम बाहर जा रही हो तो कल सुबह हमारे साथ जाना। बुली ने ताना मारा, पूछा, क्या तुम्हारे और जंग मिंजुन के बीच कुछ चल रहा है? उसने सवाल किया कि अचानक तुम दोनों को क्या हो गया है, और फिर एक संदिग्ध हंसी के साथ बात खत्म की। येना पार्क सोमबिन को गंभीरता से घूर रही थी। मुट्ठी बांधकर लड़की ने फिर दोहराया कि वो बाहर जा रही है। उसने पूछा कि क्या वो उसे रोकने की वाकई कोशिश कर रहा है। जंग मिंजुन स्थिति देख रहा है, सोच रहा है कि यार, मुझे तो पहले से ही इसका अंदेशा था कि ऐसा कुछ होगा। स्थिति शांत करने की कोशिश में मिंजुन ने येना को सुझाव दिया कि वे सोमबिन के ग्रुप से बात कर ले। उसने जोड़ा कि वैसे भी सूरज जल्द ही डूबने वाला है, तो रात में निकलना ठीक नहीं होगा। लड़की चुप रही। लग रहा था कि वो उस आइडिया पर विचार कर रही है। बिना ज्यादा विकल्प के येना और मिंजुन पार्क सोमबिन और उसके ग्रुप के पीछे एक सुरंग में चले गए। ग्रुप एक इमारत पर पहुंचता है जो उनका अड्डा रखता है। जगह के चारों ओर मिंजुन स्ट्रक्चर को देखता है, टिप्पणी करता है कि ये निश्चित रूप से वही जगह है जहां ऐसे लोग रहते हैं। उसे जॉम्बी को बाहर रखने के लिए लगाए गए बैरिकेड दिखे और सोचा कि उन्होंने थोड़ी कोशिश तो की है, लेकिन कंस्ट्रक्शन अभी भी थोड़ा कमजोर और ढीला लग रहा है। उसके बगल में
ये ना स्थिति को लेकर असहज और थोड़ी डरी हुई लग रही थी। लड़की की चिंता देखकर मिंजुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसने उसे ढाढ़स बंधाने के लिए कुछ कहने की तैयारी की। मिंजुन फिर उससे कहता है, चिंता मत करो, कहता है, मैं तुम्हारा साथ कहीं नहीं छोड़ूंगा। ये ना लड़के के दिलासा देने वाले शब्दों से हैरान रह गए। अचानक एक तेज आवाज उन्हें डरा देती है। ये ना जोर से चिल्लाती है और अपने कान ढक लेती है। वो कहती है कि वो बुरी तरह डर गई। शोर ज़ॉम्बी का था जो बाहर लगी सुरक्षा से जोर जोर से टकरा रहे थे। ये ना डर से फिर से चिल्लाती है, पूछती है, क्या ये जगह सुरक्षित है? वो मांग करती है कि वे कुछ करें। पार्क सोंगबिन उसके डर को कम करता है, कहता है, अरे आराम करो, वो गारंटी देता है कि ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ पाएगी। लड़की पलटकर सोचती है कि यार बैरियर तो कमजोर सा लग रहा है। आसपास देखकर मिंजुन को पता चलता है कि वे पूरी तरह से ज़ॉम्बी से घिरे हुए हैं। वो सोचता है कि कौन पागल होगा जो ऐसी जगह शेल्टर बनाएगा। सोंगबिन फिर सीढ़ियों की तरफ इशारा करता है, कहता है, चलो ऊपर जाओ। मिंजुन अंदाजा लगाता है कि वे दूसरी मंजिल पर जा रहे हैं। वो सोचता है कि बाद में सीढ़ी खींच लेने से ज़ॉम्बी पीछा नहीं कर पाएंगे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मिंजुन स्थिति को लेकर थोड़ा तनाव में दिख रहा था। ऊपर पहुंचकर ग्रुप के एक लड़के ने एक खास अयाम को सूचित किया कि वे आ गए हैं। मिंजुन और येना पीछे पीछे आते हैं, नए माहौल में दाखिल होते हैं। ऊपरी मंजिल में दाखिल होने पर उन्हें और लोग इकट्ठा दिखे। ये नज़ारा देखकर मिंजुन के मुंह से हैरानी भरी आवाज निकली। एक स्टूल पर बैठा एक बहुत ही मजबूत तगड़ा आदमी दोनों के आने पर ध्यान देता है। नए मेहमानों पर टिप्पणी करते हुए वो बहुत उत्साहित लग रहा था। सोंगबिन जल्दी से बताता है कि ये दोनों उसी स्कूल से है, उसकी क्लास में है। उसने येना का जिक्र किया, पूछा कि क्या बड़े आदमी ने कभी उसका नाम सुना है। वह आदमी तुरंत नाम पहचान गया। खुद का परिचय देते हुए आदमी कहता है कि उसका नाम ली बोम्बू है। वो 19 साल का है और उसका अपना बिजनेस है। वो बताता है कि वो येना से मिलना चाहता था और यहाँ तक कि उसे ऑनलाइन फॉलो भी करता था। पूछता है कि उसने क्यों नहीं स्वीकार किया। मिंजुन को याद आता है कि सोंगबिन ने पहले भी इस नाम का जिक्र किया था। येना इस बर्ताव से साफ तौर पर बहुत ज्यादा असहज थी। वो सोचती है कि उसने उसका नाम कभी नहीं सुना और मन ही मन उसे अजीब मुंह वादा कहती है। बोंगू लड़की के पास आता है, जोर देता है कि यहाँ बहुत ज्यादा सुरक्षित है। येना हालांकि अफवाहों का जिक्र करती है कि गांगबुक जल्द ही अलग थलग हो जाएगा, जिससे यहाँ रहना खतरनाक हो जाएगा। अफवाहों को बकवास बताते हुए बोम्बू दावा करता है कि सभी सड़कें और नदी पहले ही ब्लॉक हो चुकी है। वो कहता है कि उन्हें बचाव का इंतजार करना होगा। बड़ा आदमी यहाँ तक शेखी बघारता है कि वे खाने पीने और आराम से सोने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। एक सामान्य नज़ारा इमारत के अंदर उनके काम चलाऊ कैंप को दिखाता है। उन्होंने कैंपिंग चेयर और टेबल के साथ एक टेंट लगाया था। दूसरे कोने में और सप्लाई दिखाई दे रही हैं। गैलन पेट्रोल, जलाऊ लकड़ी और कुछ तख्तियां वहां रखे थे। करीब से देखने पर मिंजुन को एक काम चलाऊ बैरिकेड दिखता है। ये तरह तरह के फर्नीचर और मलबे से बना था। मिंजुन उस स्ट्रक्चर को देखकर अविश्वास में था। वो सोचता है कि क्या उन्होंने वाकई ये सब खुद बनाया है। शायद वे किसी ऐसे शेल्टर में घुस गए जो पहले से तैयार था। बोम्बू सोंगबिन से पूछता है, क्या तुझे कुछ मिला? लड़का बताता है कि वो स्टोर तक नहीं जा सका क्योंकि रास्ते में उसे वे दोनों मिल गए। बड़ा आदमी इसे शानदार सोचता है, कहता है कि एक लड़की को लाना तो बहुत बड़ी जीत है। ये ना इस बातचीत को साफ तौर पर गुस्से और तिरस्कार के साथ सुन रही थी। उसे लग रहा था कि वो किस तरह की अजीब स्थिति में फंस गई है। उसे एहसास हुआ कि जंग मिंजुन बिल्कुल सही था। उसे एहसास हुआ कि पार्क सोंगबिन ने उसे धोखा दिया है। पक्का इरादा करके ये ना तेजी से पास आई। उसने बिन का हाथ पकड़ लिया ताकि उसका ध्यान खींचे। उसने पार्क सोंगबिन से थोड़ी देर अकेले बात करने को कहा। बिन पूछता है, ये ना क्या चाहती हो? लड़की उसे ये सब बंद करने और उसे जाने देने को कहती है। वो कबूल करती है कि उसे नहीं पता था कि ऐसा होगा। ये ना को इस तरह का माहौल और उसकी संगत बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ना माफी मांगती है लेकिन कहती है कि वो यहाँ नहीं रुक सकती। वो ब्लॉक किए गए पुल की कहानी पर भी यकीन नहीं करती और अपने रास्ते जाना चाहती है। अपनी बात कहकर लड़की मुड़ जाती है। वो वहां से निकलने के लिए तैयार थी। जब येना मिंजुन से साथ चलने को कहने की कोशिश करती है तो सोंगबिन उसे रोक लेता है। वो उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। लड़की तुरंत मुंह फेर लेती है। उसके चेहरे पर शुद्ध सदमा और हैरानी का भाव था सोंगबिन के इस अजीब रवैये पर। सोंगबिन उसे धमकी भरी नजर से घूरता है।
वो रुखेपन से पूछता है, क्या तुझे लगता है कि तू यूं ही चली जा सकती है? उसकी मासूमियत पर सवाल उठाते हुए सोंगबिन पूछता है, क्या येना को लगता है कि दुनिया वैसे ही चलती है जैसा वो चाहती है? लड़की उसके इस रवैये से एकदम हैरान और अवाक रह गई। जोर से सोंगबिन का हाथ उसकी कलाई को दबाता है। बीच में आने की कोशिश में जंग मिनजुन सोंगबिन का हाथ पकड़ लेता है। लड़का उसे लड़की को छोड़ने को कहता है, उसे छोड़ दे। इस दखलंदाजी से चिढ़कर सोंगबिन अपना मुंह मिनजुन की ओर करता है। पार्क सोंगबिन जंग मिनजुन को बेवकूफ कहता है, पूछता है, क्या लड़के का दिमाग खराब हो गया है?